कोई गैलेक्सी C5 Pro से जो है वो लॉग इन किए हुए हैं. सो लेट्स वेट अनदर 2 minutes, फिर हम स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह. इर्जा, इफ़ यू रिमेंबर बेटा, मेरे ख्याल से पेज नंबर बताओ. चैप्टर नंबर 5 जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, कल्चर का जो चैप्टर है वो हम स्टार्ट कर चुके हैं, बट आई वुड अप्रिशिएट अगर आप मुझे पेज नंबर बता दें तो. 144. ऑलराइट, या, थैंक यू जी. एडवांटेजेस ऑफ हैविंग स्ट्रॉन्ग कल्चर स्टार्ट करना था. ठीक है, थैंक यू जी. आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. आज का हमारा जो टॉपिक होना है वो 6.1 है, एडवांटेजेस ऑफ हैविंग स्ट्रॉन्ग कल्चर. देखें, हम कल्चर के बारे में बात कर चुके हैं कि कल्चर लोगों का बिहेवियर, बिलीव, उनका वैल्यूज़, उनके मॉरल अखलाकियात, दीज ऑल थिंग्स फॉर्म हेल्प इन फॉर्मिंग अ कल्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. अच्छा, इसके अंदर अगर कल्चर स्ट्रॉन्ग होता है तो हमें क्या फ़ायदे होते हैं? जाहिर सी बात है, कस्टमर्स एंड स्टाफ के बीच में एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकती है अगर कल्चर स्ट्रॉन्ग हो तो. पहली बात. दूसरा, इफ़ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग कल्चर तो आपकी कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन विल बी वेरी गुड एंड स्ट्रॉन्ग. कल्चर अगर अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, तो इसका मतलब है कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन तमाम तर डिपार्टमेंट्स में आपस में बहुत ज़्यादा सिंक्रोनाइजेशन एंड स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन होगी. ठीक है. मैं इस जगह पर हूँ. 6-1 पॉइंट नंबर 1 जो है वो मैंने रीड कर लिया है. आई हैव शेयर्ड दिस book with all of you on the WhatsApp group as well. So if you would like to have an access on the mobile phone or your own tab or your own PC, I don't mind that. ठीक है. तो अगर आपको यहाँ से भी रीडेबल है तो भी सही है, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, जैसे आपको सूट करे. ठीक है. पॉइंट नंबर 2, प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क ऑफ सोशल आइडेंटिटी एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग. देखें, फॉर एग्जाम्पल अक्सर मैं ये बात करती हूँ कि अभी मैं जिन 2 ऑर्गेनाइजेशंस के साथ एसोसिएटेड हूँ, आई फील सेंस ऑफ बिलोंगिंग देयर. देखें, एवरीथिंग इज़ नॉट जस्ट मनी. बाज़ औक़ात आपको ओनरशिप, आपकी फैसिलिटीज़, आपको फ्लेक्सिबिलिटी, एम्प्लॉइज़ को रिस्पेक्ट देना, एम्पावरमेंट देना, ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करती हैं for you to being the part of the organization, for you to continue as a part of the organization, in other words. ठीक है. तो एक चीज तो ये हो गई. दूसरा हम बात करते हैं reduce differences among members of the organization. देखें, जैसे कम्युनिकेशन जो है वो बहुत अच्छी होती है, फ्लॉलेस होती है, तो ऑफ कोर्स कम्युनिकेशन फ्लॉलेस होने की वजह से जो आपकी मिसकम्युनिकेशन या डिफरेंसेस होते हैं थ्रू डिस्कशन सॉल्व हो जाता है.
ये हमने बिजनेस कम्युनिकेशन में भी पढ़ा था कि आजकल तमाम तरह ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स को रखना, और जो लोगों की अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं दे आर यूजुअली लाइक्ड बाय एवरीवन, ठीक है ना। फिर इससे बेसिकली क्या होता है, ये आपके वैल्यूज और एटीट्यूड को है ना स्ट्रेंथन स्ट्रॉन्ग करती है। अगर कल्चर स्ट्रॉन्ग है तो आपकी जो, देखिए मैंने बताया था कल्चर को थोड़ी देर पहले, मैंने यही वर्ड्स यूज किए थे कि हर इंसान का, हर इंडिविजुअल के वैल्यूज, और इंडिविजुअल के वैल्यूज का मतलब होता है कि देखिए अगर एक इंडिविजुअल अच्छी तरह से बिहेव कर रहा है, उसके वैल्यूज सही और गलत के दरमियान जो वो फर्क करता है, अगर वो शेयर्ड वैल्यू स्ट्रांगली कर रहा है विथ हिज पीयर्स, सबऑर्डिनेट्स एंड बॉसेस, that is from the top level management to the bottom line, तो अगर across the hierarchy वो अपने values share कर रहा है और सारे लोग उसके values को समझते हैं, तो देखिए it will be a very strength for the organization, strength, and then of course values ही आपके attitude से आया होते हैं, ठीक है। हमारे behavior, हमारे attitude से basically क्या चीज़ नज़र आ रही होती है कि what values we have, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं जहाँ बहुत सारे इसके एडवांटेजेस हैं, वहाँ पर इसका कुछ डिसएडवांटेज भी जिक्र किया हुआ है आपकी बुक में। अ स्ट्रॉन्ग कल्चर दैट हैज नॉट पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स इन रिलेशन टू स्टेक होल्डर्स एंड चेंज इन हिंड्रेंसेस टू इफेक्टिवनेस। अब क्या है यहाँ पर, अब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कल्चर विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन है तो स्टेक होल्डर के बीच में कुछ इफेक्टिवनेस के बीच में हिंड्रेंसेस भी आ सकती हैं कभी कभी, ठीक है। स्ट्रॉन्ग कल्चर कैन क्रिएट रेजिस्टेंस टू चेंज एंड लर्निंग। अब अगर एक कल्चर जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है तो वो जाहिर सी बात है, वो जैसे काम होता आया है वो वैसे ही काम करना पसंद करेगा। उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग कहेंगे कि वाई वी शुड ऑप्ट फॉर द चेंज, तो यहाँ पर वो चेंज एंड लर्निंग को डिस्करेज करते हैं, रेजिस्ट करते हैं। एंड यहाँ पर ब्लिंकर्ड व्यू, एक ये थ्योरी थी दैट पीपल वर रेजिस्टिंग चेंज, ठीक है। तो पीपल वर रेजिस्टिंग चेंज का मतलब ही यही होता है कि दे आर नॉट रेडी टू चेंज, दे आर नॉट रेडी टू लर्न, और दे आर नॉट रेडी टू अडेप्ट अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सर्वाइवल जो है वो मुश्किल हो जाता है। आप ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को देख लें, वहाँ कितनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, कल्चर स्ट्रॉन्ग होता है, सब कुछ होता है, लेकिन ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर नॉट रेडी टू चेंज और लर्न अकॉर्डिंग टू दी एनवायरमेंट। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस पीछे रह जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्ट्रेटजी एंड कल्चर। कल्चर, स्ट्रेटजी एंड स्ट्रक्चर। मैनेजर्स हु ऑपरेट विद इन एन एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर एंड कल्चर मेक स्ट्रेटेजिक डिसीजन। स्ट्रेटेजिक डिसीजन का मतलब होता है लॉन्ग टर्म डिसीजन, ठीक है। ये कौन से लोग लेते हैं स्ट्रेटेजिक डिसीजन? आपकी टॉप मैनेजमेंट ले रही होती है। Stakeholders who are powerful can influence strategy formulation as their attitude, belief, perception and assumption influence the organization's objectivity. बेसिकली ये टॉप मैनेजमेंट जब डिसीजंस ले रहे होते हैं तो इनमें से बहुत सारे लोग, टॉप मैनेजमेंट का मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दे आर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दे आर एक्चुअली रनिंग द ऑर्गेनाइजेशन। एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं तो दे आर इन वन वे और द अदर स्टेक होल्डर्स। अब स्टेक होल्डर्स हैं तो जाहिर सी बात है इनका हर इंसान का अपना नजरिया होगा, अपना बिलीव होगा, अपना एटीट्यूड होगा, अपने अजम्पशंस होंगे, जिसको कि वो सिंक्रोनाइज करने की कोशिश करते हैं, जिसको कि वो इम्प्लीमेंट करने के लिए कोशिश करते हैं फॉर अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशंस गोल्स, ठीक है। When public sector monopolies such as British Telecom and the utility companies were अच्छा, यहाँ पे मोनोपोलिस्ट के इलेक्ट्रिक की एग्जांपल आप समझ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वाली एग्जांपल समझ में नहीं आ रही है तो मोनोपोलिस्ट का मतलब होता है ओनली वन कंपनी इज प्रोवाइडिंग। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी हो गई तो के इलेक्ट्रिक इज अ गुड एग्जांपल, ठीक है। The resulting shift to profit orientation created a dramatic change in their cultures and management attitude. This is also necessities and recruitment of new management. The change of strategy required a new culture and structure. If you see के इलेक्ट्रिक के अंदर भी ओवर द पैसेज ऑफ टाइम, इवन आई जस्ट गॉट टू नो कि हो सकता है वो किसी वक्त शंघाई इलेक्ट्रिक भी हो जाए, बट आई वाज सैड टू नो, इट वाज वेरी सैड फॉर मी टू नो दैट। तो आई वांट इट टू स्टे एज के इलेक्ट्रिक, रीजन बीइंग कि हम क्यों किसी और कंट्री के नाम पे अपने मोनोपोलिस्ट को हैंड ओवर करें। नो, दिस इज अ बैड आइडिया। तो आई होप एंड विश, एक्सक्यूज मी, सो आई होप एंड विश कि इट रिमेन्स के इलेक्ट्रिक। और अगर देखा जाए तो उन्होंने अपने रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर भी बहुत सारी चेंजेस जो हैं वो की हैं।
at every level, from the CEO level to the down the line वाले level जो है, even non managerial staff के अंदर भी बहुत सारे changes आए हैं, and then उनके hiring policies में भी बहुत सारे differences आए हैं. तो recruitment process को change करना पड़ता है in order to change the structure. ठीक है, तो अब हम बात करते हैं models of categorizing culture. अच्छा, यहाँ पर हैंडी, डील केनेडी, आउची, विलियम आउची की जेड थ्योरी, फिर पीटर वाटरमैन एंड पीटर्स thriving in chaos की, ये एक, these are all the name, the list of let me just change the page number, people might be getting confused. All right, यहाँ पे जो ये आपके 7th heading के अंदर है, these are all the name of the theories which are actually discussed down in the chapter. So let's move on to the next heading, that is chapter number heading number 7.1, that is Handy's culture. ठीक है, Handy's culture को हम करने जा रहे हैं. देखिए, Handy's culture ने पावर कल्चर के बारे में बताया. ठीक है, पावर कल्चर, हेयर द ईगो ऑफ द की पर्सन कम्स फर्स्ट. जो बंदा बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यानी डिसीजन मेकर है, he is actually the main person with the power who is supposed to take the decision. He is usually the founder of the small companies. He is usually, अच्छा, small companies के अंदर again ओनर एंटरप्रेन्योरल. ठीक है, एंटरप्रेन्योरल का मतलब है स्मॉल मीडियम. मैं हमेशा एंटरप्रेन्योरल की एग्जांपल देती हूँ कि आई ऑलवेज यूज द वर्ड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज. दैट मीन्स इट्स नॉट अ वेरी बिग जॉइंट कंपनी. ठीक है, सो द ओनर एक्चुअली इज द की डिसीजन मेकर. अदर एम्प्लॉयज यूज अ मिक्सचर ऑफ प्रेसिडेंटेंट एंड इनिशिएटिव. अब वो मिक्सचर क्या है? प्रेसिडेंटेंट का मतलब होता है दे जस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू देम, प्रोसीड कर रहे होते हैं, या एट टाइम्स, अब ये डिपेंड करता है कि अगर उनके जहन में कोई अच्छा आइडिया होता है तो दे डू टेक इनिशिएटिव. देयर इज नो हार्म इन टेकिंग द इनिशिएटिव एंड देयर इज नो बैरियर to it. But होता क्या है, the decision making power actually lies with the boss, who is actually the owner, and he is the decision maker. Is it clear? किसी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन? और सबको मेरी आवाज ऑडिबल है? आज थोड़ा सा मैं एक्चुअली आई डोंट वांट टू कैंसिल एनी फर्दर क्लासेस until unless there is some emergency. तो आई जस्ट प्रेफर्ड हैविंग द क्लासेस ताकि कोर्स हमारा वैसे तो इंशाल्लाह हो जाएगा, बट फिर भी जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है. ठीक है, तो इज देयर एनी क्वेश्चन? किसी भी स्टूडेंट को कोई भी सवाल है तो बेटा पूछ लो. फवाद, यू हैव टू रिमाइंड मी अबाउट द क्वेश्चन जब हम आखिर में टाटा बाय बाय कर रहे होंगे. सो यू विल बी रिमाइंडिंग मी about the question which you have shared on the WhatsApp number. और दूसरा, चलो ठीक है, अच्छा किया तुमने मुझे पहले प्रायर नोटिफिकेशन पे भेजा था कि इसको कल की क्लास में एक्सप्लेन कर दीजिएगा. द ऑप्शन वाज वेरी एविडेंट प्रॉबेबली, जिसके अंदर 1 और 3 वाला मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, मैं फिर भी चेक करके बताऊंगी मोबाइल पे तुम्हें. वो ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि देखो उसके अंदर एक के अंदर मोटिवेशन का वर्ड है और दूसरा तो स्किल्स और एबिलिटीज जो चाहिए ही होती है. सो यू हैव टू बी लिटिल क्लेवर. उसके अंदर कोई एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड नहीं है. फवाद, आर यू देयर? चलो मैं पहले फवाद का ही क्वेश्चन आंसर कर देती हूँ. यहाँ पर जिक्र निकला है तो वेट, लेट मी जस्ट ओपन द मोबाइल एंड गिव मी. Yeah, Fawad, he is there. I can see that you are present. अच्छा, तुम्हारा क्वेश्चन जो था, wait, मैम काइंडली एक्सप्लेन दिस टॉपिक. टॉपिक तो एक्सप्लेन नहीं होगा क्योंकि ये टॉपिक बहुत दफ़ा हो चुका है, बट मैं आपको इसका ऑप्शन बता देती हूँ, आपको मैं बता देती हूँ कि ये आप किस तरह से रिलेट कर सकते हो. अकॉर्डिंग टू द कीथ Davis equation, the potential performance of an individual is determined by his potential परफॉर्मेंस ऑफ एन इंडिविजुअल. ऑफ कोर्स इसके अंदर नॉलेज एंड स्किल्स तो होनी चाहिए. मैं किसी भी इंडिविजुअल को, ये कीथ डेविस की इक्वेशन है, ठीक है, कीथ डेविस की इक्वेशन, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर कि ये कहाँ पर है, लेकिन ये इनिशियल चैप्टर्स के अंदर ही है. मुझे एग्जैक्टली पेज नंबर नहीं पता है, लेकिन इसके अंदर अगर आप देखें बात की जा रही है परफॉर्मेंस ऑफ एन इंडिविजुअल. तो परफॉर्मेंस ऑफ एन इंडिविजुअल किस चीज के ऊपर बेस करेगी बेटा? जाहिर सी बात है, अगर उस इंडिविजुअल के पास नॉलेज एंड स्किल्स, तो ए ऑप्शन तो 1 वाला ऑप्शन तो करेक्ट है. 1 ऑप्शन के बाद अगर स्टेफन पी रॉबिन्स पे फवाद नहीं है तो इसमें बहस करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट जस्ट फॉलोइंग स्टेफन पी रॉबिन्स. तुम्हें पहले मैंने क्लास के अंदर सीमा स्टडी टेक्स्ट करवाया है, ठीक है, जो कि सीमा स्टडी टेक्स्ट को आप यहां पर ईएम की बुक कर रहे हो.
ठीक है। और दूसरा, आपको इक्वेशन के बारे में कोई सवाल नहीं किया है, वो सिर्फ एक नाम गिवन है वहां पर। आपको बेसिकली जिस पार्ट के ऊपर फोकस करना है, दैट इज पोटेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ एन इंडिविजुअल। किसी भी इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस कैसे बेहतर हो सकती है, जब उसके पास नॉलेज और स्किल्स हो। ठीक है, नॉलेज स्किल्स के साथ साथ उसके अंदर एबिलिटी एंड मोटिवेशन, यानी यहां पर फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। कैन यू प्लीज टेल मी? Fourth option is the right option. Both 1 and 3. फवाद आंसर कंफर्म करो। फवाद, वेन एवर नेक्स्ट टाइम आप इसको ऑप्ट करोगे, तो जब आप सही आंसर पे करेक्ट करते हो, टिक करते हो और सबमिट करते हो, ये किस किस्म का तुम्हारा सवाल है और किस किस्म का तुम जवाब दे रहे हो बेटा? लगता है नींद में हो अभी तक। ऊपर तुम्हारे पास ऑप्शन है, ये तुमने अपने मॉक के पेपर में से उठाया है, ऊपर सबमिट का ऑप्शन दबाओगे फोर्थ ऑप्शन को पिक करके, तो तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारा आंसर सही है कि गलत है। एनीवेज, और हम सिर्फ स्टेफन पी रॉबिन्स की बुक शेयर को सिर्फ हमने नहीं पढ़ा है। आप फिजिकल क्लासेस का अगर पार्ट रहते रेगुलरली, तो हमने सीमा का स्टडी टेक्स्ट फॉलो किया है फिजिकल क्लासेस के अंदर। उसके बाद मैंने उन बच्चों को ऑनलाइन के ऊपर स्टेफन पी रॉबिन्स की स्लाइड, जो कि आपके अभी ये वाला ग्रुप चल रहा है, ये किया है। और अभी हम तीसरी बुक फॉलो कर रहे हैं, दैट इज द ईएम की बुक। सो बिफोर यू पास ऑन सम कमेंट, बी श्योर व्हाट यू आर एक्चुअली टॉकिंग। किस बुक से पढ़ रहे हैं अभी आप फवाद? Anyways, let's not waste time on that. All right, coming back. पहला पॉइंट हमने बोला कि पावर कल्चर हियर, द ईगो ऑफ अ की पर्सन कम्स फर्स्ट, यानी जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, जो भी ओनर है, वो डिसीजन मेकर होगा। और जी बिल्कुल, तो ये स्टीफन पी रॉबिन्स नहीं है, तो डोंट गिव मी दैट क्रैप कि वी आर ओनली फॉलोइंग स्टीफन पी रॉबिन्स। इंटरप्राइज मैनेजमेंट इज एक्चुअली द सीमा स्टडी टेक्स्ट का, प्रोफेशनल स्टडीज का। और क्या तुम्हें क्लास में कौन सी बुक फॉलो करवाई है? मैंने फिजिकल क्लासेस में सीमा स्टडी टेक्स्ट फॉलो करवाया है। इस वक्त भी ईएन की बुक ओपन करवाने की वजह यह है कि दिस इज अ वर्जन ऑफ सीमा स्टडी टेक्स्ट। एनीवेज, वापस आते हैं। पावर कल्चर या ईगो जो है वो की पर्सन के पास होती है, जो कि मेन डिसीजन मेकर होता है। एंटरप्रेन्योर ओनर होता है। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। सो द कंपनी इज एक्चुअली नॉट अ जाइंट कंपनी बट अ स्मॉल कंपनी। ठीक है, हम दूसरे पॉइंट पे मूव कर रहे हैं। रोल कल्चर हियर, जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्टर कम्स फर्स्ट। अब क्या है, एक्टर मतलब जो बंदा काम कर रहा होता है, उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो इंपॉर्टेंट होती है, यानी उसको क्या रोल, क्या पोजीशन दिया गया है, उसके उस जॉब के ऊपर रहते हुए उसको कौन कौन सी ड्यूटीज फुलफिल करनी है, ये इंपॉर्टेंट होगा। दिस इज फाउंड इन ब्यूरोक्रेसीज विद फॉर्मल रिजिड स्ट्रक्चर ऑफ रूल्स, ऑर्गेनाइजेशन, job description and procedures. Position in the structure is far more crucial than personality, and classic example of this is civil service. आप देखते हैं सिविल सर्विस के अंदर सीएसएस का एग्जाम देने के बाद आपने बीपीएस यानी गवर्नमेंट पोजीशंस के ऊपर ग्रेड 17, 18, 19 या इससे जूनियर या इससे सीनियर ग्रेड्स के ऊपर आपने ज्वाइनिंग देनी होती है। दैट मींस पोजीशन इज इंपॉर्टेंट। इंडिविजुअल्स एक्ट स्ट्रिक्टली विद इन देयर जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है कि जॉब पे रहते हुए आपने कौन सी ड्यूटीज को परफॉर्म करना है। इज इट क्लियर टू एवरी स्टूडेंट? इज इट क्लियर टू एवरी स्टूडेंट? किसी को कोई सवाल है? ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे जा रहे हैं। दैट्स द थर्ड पॉइंट, टास्क कल्चर। गेटिंग द जॉब डन राइट एंड ऑन टाइम कम्स फर्स्ट। अब ना पोजीशन मैटर कर रही है, ना कि पावर मैटर कर रहा है। अब क्या चीज मैटर कर रही है? टास्क। ये वाले लोग सिर्फ टास्क फोकस्ड होते हैं। कोई भी टीम के अंदर किसी भी पोजीशन के ऊपर हो, किसी के पास कितनी ही पावर क्यों ना हो, अब करना चाहिए। कोई क्लियर लीडर नहीं है। द टीम देमसेल्फ बिकम अ लीडर।
क्योंकि अब हर इंसान जो है वो टास्क कल्चर को फॉलो कर रहा है, को प्रमोट कर रहा है, जिसको जो काम अच्छे तरीके से आता है वो परफॉर्म कर दे, ही बिकम्स द लीडर. सो नो स्पेसिफिक और क्लियर लीडर एग्जिस्ट हियर, एवरीबडी इज अ लीडर. जिसको भी काम बेस्ट तरीके से आता है वो लीडर बन जाता है. ठीक है. दिस कल्चर परमिट्स अ हाई डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड जॉब सेटिस्फैक्शन. यहाँ पर फ्लेक्सिबल है लोग, कोई रिजिड क्लियर लीडर नहीं है, और यहाँ पर बेसिकली लोग जॉब सेटिस्फैक्शन के लिए काम कर रहे हैं. दे थिंक दैट अचीविंग द टास्क इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर देम. ठीक है. अब हम लास्ट पॉइंट पे जा रहे हैं, दैट इज पर्सन कल्चर. हियर एक्टर्स फुलफिल पर्सनल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स वेदर और नॉट दे आर कॉन्ग्रुएंट विद दोज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ के ऊपर लोग अपना इंडिविजुअल गोल्स के ऊपर ज्यादा फोकस्ड हैं. दे वुड लाइक टू हैव देयर इंडिविजुअल गोल्स. प्राइवेट एम्बिशंस उनके होते हैं कि हमें ग्रोथ मिल जाए, हमारी सैलरी आ जाए. दे आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. दिस इज इंटरेस्टिंग फिनोमेना. इट इज वेयर इंडिविजुअल्स आर ट्राइंग टू सेटिस्फाई प्राइवेट एम्बिशियस, लाइक अपने एम्बिशन को वो पूरा कर रहे हैं, अपने टारगेट्स को वो पूरा कर रहे हैं. दे डोंट केयर मच अबाउट द organization's goal. There's a student who's trying to raise the hand. I prefer if you have any question, you can use the chat screen, because I don't know what do you mean by the raising your hand. ठीक है. मुझे रेजिंग हैंड आपका नजर तो आ रहा होता है कि आप रेज हैंड कर रहे होते हैं. अगर गलती से हो तो दैट्स ओके. अवॉइड डूइंग सो. रीजन बीइंग कि वो इंटरप्शन आ जाता है. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, थ्रो इट ऑन द चैट स्क्रीन. ठीक है जी. Handy's also matched appropriate culture methods to Robert Anthony's classification of management activity, और रॉबर्ट एंथोनी का आगे उन्होंने एक चार्ट गिवन है. ठीक है. रॉबर्ट एंथोनी ने भी यही बात की है, आगे इसको इलेबोरेट किया गया हुआ है. इन्होंने क्या करा कि 3 लेवल्स बता दिए जो कि हम डे 1 से करते हुए आ रहे हैं, स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल एंड ऑपरेशनल. ठीक है. तुम्हें याद होगा, स्ट्रेटेजिक का मतलब होता है टॉप मैनेजमेंट, टैक्टिकल का मतलब होता है मिड मैनेजमेंट, ऑपरेशनल का मतलब हो जाता है सुपरवाइजर्स, क्योंकि यहाँ से सुपरवाइजर्स नॉन मैनेजर, इसके नीचे नॉन मैनेजर स्टाफ स्टार्ट हो रहा है. ठीक है. अब क्या हो रहा है स्ट्रेटेजिक के अंदर, ऑफ कोर्स टॉप मैनेजमेंट, पावर कल्चर. ठीक है. व्हाई? दे आर ओनली कंसर्न्ड अबाउट द डिसीजन मेकिंग. और डिसीजन मेकिंग के अंदर क्या आती है? पॉलिसीज मेकिंग, क्राइसिस हैंडलिंग, ये सारे ट्रबल शूटिंग वगैरह आ जाती है. पावर कल्चर. ठीक है. जो ओनर होता है, जो आपका बीओडी है, वो डिसीजंस लेगा. टैक्टिकल मैनेजमेंट के अंदर क्या है? बेसिकली टास्क कल्चर. टास्क कल्चर के अंदर दे इररिस्पेक्टिव, देयर इज नो स्पेसिफिक लीडर, देयर इज फ्लेक्सिबिलिटी एंड दे एक्चुअली फोकस ऑन अचीविंग द टास्क. ठीक है. अब आ जाओ ऑपरेशनल मैनेजमेंट. अब यहाँ पर रोल कल्चर है. रोल कल्चर का मतलब है कौन किस पोजीशन पे है, किसका क्या रोल है डेली एक्टिविटीज के लिए, जो हर इंसान अपने रोल को फुलफिल करेगा. ठीक है. कोई कंफ्यूजन यहाँ पर किसी को भी? इफ देयर इज एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क मी नाउ, क्योंकि फिर मैं कैनेडी के ऊपर जा रही हूँ. ठीक है. और कैनेडी के अंदर इट्स अ डिफरेंट थिंग. यहाँ पर ये दोनों चीजें मिक्स की जा सकती थी. दैट वाज हैंडी, और हैंडी के साथ साथ उन्होंने रॉबर्ट एंथोनी का ग्रिड, जिसको कि ये 3 चीजें थी, स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल एंड ऑपरेशनल, से इन्होंने कल्चर को बता दिया कि किस लेवल के ऊपर कौन सा कल्चर फॉलो हो रहा है. इज इट क्लियर? ठीक है. मैं आगे बढ़ रही हूं बेटा. ठीक है. अच्छा जी. 1982 टू 1988 एक थ्योरी आई, दैट वाज कैनेडी. इन्होंने बोला दे सजेस्ट कल्चर कैन बी डिटरमाइंड बाय टू, culture can be determined by 2 factors: extent of risk connected with the activities of the organization. ठीक है. हम किस एक्सटेंट तक रिस्क ले सकते हैं, ये डिपेंड करेगा कि हम क्या एक्टिविटी करने जा रहे हैं और हमारी ऑर्गेनाइजेशन हमें कितना रिस्क टेकिंग अलाउ करेगी. ठीक है. स्पीड ऑफ फीडबैक ऑन द आउटकम ऑफ द एम्प्लॉयज डिसीजन. अब अगर किसी एम्प्लॉय ने कोई डिसीजन लिया है तो उसके ऊपर टॉप मैनेजमेंट या बाकी लोग जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका क्या फीडबैक है. ये 2 पॉइंट्स इसने पहले बता दिया कि कल्चर जो है वो इन 2 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है. अब हम बात कर रहे हैं 4 जेनेरिक प्रोफाइल. सबसे पहले टग गेमैचो. ठीक है. यहाँ पर हाई रिस्क. देखो गाय मैचो, अगर एक बात हम करें, अगर मैचो इज अ वर्ड जिसका मतलब होता है ही इज वेरी एनर्जेटिक, वेरी स्ट्रॉन्ग, इट कम्स विद द स्ट्रेंथ. तो अब अगर आप यहाँ पर टफ
गाय मैचो का नाम अगर ही आपको क्या बता रहा है कि यहाँ पर बहुत हाई रिस्क बंदा अफोर्ड कर सकता है, बिकॉज दैट पर्सन इज एक्चुअली हैविंग अ माचो पर्सनालिटी। ठीक है, इज इट क्लियर? तो यहां पर ये देखें कि हाई रिस्क क्विक फीडबैक, दो इंडिविजुअलिस्टिक एंड हाई रिस्क टेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, दीज आर द टफ मींस डिफिकल्ट सिचुएशन, गुड विथ रिस्क मैनेजमेंट एंड मैचो इटसेल्फ इज वेरी स्ट्रेंथफुल। तो ऐसे जो स्ट्रेंथफुल लोग होते हैं, जो टफ इंडिविजुअलिस्टिक के ऊपर काम कर रहे होते हैं, दे आर एक्चुअली रेडी टू टेक हाई रिस्क। वर्क हार्ड प्ले हार्ड, यहां पर अब वर्क हार्ड एंड प्ले हार्ड की बात जब ये कर रहे हैं, आपको नाम ही बता रहा है कि यहां पर रिस्क टेकिंग जो है वो, अब हम हर चीज के ऊपर रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं हो जाएंगे, हम ये डिपेंड करेंगे कि रिस्क किस चीज के ऊपर लिया जाए और किस चीज के ऊपर नहीं लिया जाए, यानी कैलकुलेटिव रिस्क लेंगे, फ्यू रिस्क टेकन। Team is all important and quick feedback from the customer is key to success. Customer satisfaction is again hard to make. तो यहाँ पर जो मेन हम फोकस कर रहे हैं, दैट इज ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन। वी डोंट फोकस हियर मच ऑन रिस्क टेकिंग। बेट योर कंपनी, बेट योर कंपनी से भी नाम पता चल रहा है आपको कि रिस्क हाई होगा, रिस्क हाई होगा, बट इसके अंदर फीडबैक जो है वो स्लो है। ये और टफ गाय मैचों के अंदर फर्क ही आ जाता है कि दोनों के अंदर रिस्क हाई है, बट वहां पे फीडबैक क्विक था, यहां पर फीडबैक जो है वो स्लो है। प्रोसेस नो फीडबैक, ब्यूरोक्रेटिक, मतलब जो प्रोसीजर है, जो पॉलिसी है, उसको ही आपने फॉलो करना है। इज इट क्लियर टू एवरी स्टूडेंट? इज इट क्लियर टू एवरी स्टूडेंट हियर? पक्की बात है? अच्छा, आज मुझे क्लास की स्ट्रेंथ थोड़ी कम क्यों नजर आ रही है? बिकॉज ऑफ द वेदर कॉन्स्ट्रेंट्स और व्हाट? Noor Khan, you also turned up a little late. Rahmeen is a new student. Even students are just walking in. चलो, anyways, सबको सारी चीजें क्लियर हैं? आलिया, क्या पूछना चाह रही हो? पूरा कंप्लीट क्वेश्चन पूछो। What do you mean by the two factors? Which two factors? And what actually is the question related to the two factors? क्या पूछना चाह रही हो? कंप्लीट बात लिखोगी तो मैं आंसर कर सकूंगी। Just see the screen. Okay, उल्टा हो रहा है। Can you please explain again the two factors? Why you were not listening when we were talking about it earlier? And there's no actually explanation. पहली वाली बात जो है वो ये कहा जा रहा है, अगर आप देखें तमाम तर चीजों को हमने दो फैक्टर्स के ऊपर स्पीड किया हुआ है, फीडबैक एंड रिस्क टेकिंग। दीज आर द टू फैक्टर्स। हर नीचे वाले पॉइंट्स के अंदर जो प्रोफाइल्स बनाए हैं उनके अंदर दो चीजों का कंपैरिजन हो रहा है, दैट इज कितना गुड यू आर टेकिंग, कितना परसेंटेज आप रिस्क ले सकते हो, और उसके ऊपर फीडबैक स्लो है या फास्ट है। All right, now moving on to the Z theory, that is Auchi theory. William Auchi की theory है, and okay, देखें हम इसको रिलेट करते हैं। यहाँ पर मेरे स्टूडेंट्स हैं जो कि कुछ एक दो नाम मुझे नज़र आ रहे हैं। आई डोंट नो, मैंने तुम लोगों को एक्स फैक्टर एंड वाई फैक्टर वाली स्टोरी सुनाई थी, ठीक है? जहाँ तक मेरा ख्याल है, यस, तुम्हारी स्टेफन पी रॉबिन्स की बुक के अंदर भी ये एक चैप्टर के अंदर जहाँ पे थ्योरीज स्टार्ट हुई थी लीडरशिप की, वहाँ पर टू फैक्टर थ्योरी, एक्स फैक्टर एंड वाई फैक्टर था। और एक्स आर द पीपल हु डिसलाइक टू वर्क एंड वाई आर द पीपल हु लाइक टू वर्क, ठीक है? अब ये थ्योरी जो है, मैं इसके अंदर एक्स एंड वाई फैक्टर के हिसाब से बात नहीं करूंगी, बट इस थ्योरी को थोड़ा सा हम उससे रिलेट करेंगे
और आप इस चार्ट के ऊपर आ जाएं जो कि आपके पास यहाँ पर है, ठीक है। इस चार्ट को जरा सा देखो, ये वाले चार्ट को, जो जेड थ्योरी का पार्ट आ रहा है, दैट इज ऑन पेज नंबर 147, ठीक है। अब इसके अंदर देखें फंक्शंस क्या हैं, POLC, ठीक है, POL and C, दीज आर द फंक्शंस। अब उन्होंने दो चीजों की कंपैरिजन दे दी है आपको, दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जापानीज स्टाइल ऑफ वर्किंग एंड व्हाट हाउ पीपल इन US वर्क, ठीक है। यहाँ पर एक वर्ड जो है वो स्टाफिंग का है, स्टाफिंग के अंदर डबल सी आ जाता है। मैंने आप लोगों को बताया कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट बेसिकली POLC होता है, बट डिफरेंट ऑथर्स ने, कुछ ऑथर्स ने PO और CCC कर दिया है। CCC के अंदर उन्होंने लीडिंग को डबल सी के अंदर डिवाइड कर दिया है। कुछ लोगों ने एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस कर दिया है, दैट इज स्टाफिंग, ठीक है। स्टाफिंग का मतलब होता है लोगों को हायर करना, हायरिंग प्रोसेस। दिस इज ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इससे हम डिसएग्री नहीं कर सकते हैं, सो दैट्स परफेक्टली फाइन। अब ये कहीं और से कॉपी पेस्ट किया गया होगा, आपका सीमा का प्रोफेशनल स्टडीज टेक्स्ट बुक के अंदर POLC गिवन है और POCCC गिवन है। आप कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, आप POSLC भी कर सकते हो, POSLC, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं, मैं कंपैरिजन करने जा रही हूं प्लानिंग वाले फेज के अंदर। वी ऑल नो व्हाट डू वी मीन बाय प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब होता है सेट ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। Japanese people prefer working in long terms. लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं कि अगले 3 साल के अंदर, अगले 5 साल के अंदर दिस विल बी द टास्क, वी नीड टू अचीव दिस, ठीक है। Whereas in US, people usually mainly work on short term strategies, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि प्लानिंग फेज के अंदर ऑफ कोर्स इनका डिसीजन मेकिंग भी होता है शामिल। तो अगर आप जापानीज लोगों को देखें तो दे बिलीव ऑन कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, यानी सब लोग मिल के सलाह मशवरा करके डिसीजन लेते हैं। डिसीजन स्टार्ट्स एट द बॉटम एंड कंसिडर्ड हायर अप, यानी नीचे के लोग ऊपर वालों को फीडबैक देते रहते हैं, और टॉप मैनेजमेंट आर द बेसिकली द डिसीजन मेकर्स, बट उनके डिसीजन के अंदर नीचे टॉप यानी यहाँ पे जो उन्होंने बॉटम लाइन का वर्ड यूज किया है, बॉटम लाइन के लोगों का भी ओपिनियन शामिल होता है। दिस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एक्चुअली बिकम्स लिटिल स्लो। व्हाई स्लो? बिकॉज हर किसी से मशवरा किया जा रहा है, यानी जो टॉप मैनेजर डिसीजन ले रहा है उसके डिसीजन के अंदर बॉटम लाइन सुपरवाइजर्स का भी ओपिनियन शामिल है, तो इस पूरे प्रोसेस के अंदर यूजुअली कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ टाइम। Whereas in US, इंडिविजुअल्स डिसीजन लेते हैं, तो इंडिविजुअल डिसीजन लेने की वजह से क्या होता है, डिसीजन टेकन एट टॉप एंड फ्लो डाउनवर्ड, यानी टॉप मैनेजर ने खुद डिसीजन ले लिया और डिसीजन लेने के बाद उसने खाली अनाउंसमेंट कर दिया, तो ही इज नॉट एक्चुअली कंसिडरिंग, ही इज नॉट डिपेंडिंग ऑन द डिस्कशन विद द लोअर स्टाफ ऑफ पीपल, सो दिस इज वेरी फास्ट, नो टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है। बट वेयर टाइम टेक्स, लोगों को उसको एक्सेप्ट करने में और इंप्लीमेंट करने में टाइम लगता है। यहां पर टाइम किस चीज में लगता है, इंप्लीमेंटेशन फेज में लगता है, डिसीजन मेकिंग फेज में नहीं लगता है। वेयर एज जापानीज कल्चर के अंदर डिसीजन मेकिंग फेज इटसेल्फ इज टाइम कंज्यूमिंग, बिकॉज वहां पर हम सबसे डिस्कशन करने के बाद डिसीजन लेते हैं। पहला पॉइंट तमाम तरह स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया है अबाउट जापानीज एंड US कल्चर। The first point is clear to all students. Anonymous, who is it? And why don't you guys log in with your own IDs? And I don't get this thing. Why you are coming up as like the name is appearing to be anonymous attendee? And at times it happens like that, but why? That's the question. Anyways, now we are moving on to the next heading, that is organizing. अच्छा, ऑर्गेनाइजिंग को हमें पता था, वी मीन बाय द टर्म ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है, दिस इज एक्चुअली ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है ऑर्डर, नॉट दैट ऑर्डर जिसमें हम हुक्म दे रहे होते हैं। ये ऑर्डर या ऑर्गेनाइजिंग वाला जो ऑर्डर होता है, दैट इज टू प्लेस द राइट नंबर ऑफ पीपल एट द राइट प्लेस ऑन द राइट टाइम, ठीक है। तो अगर आप जापानीज में देखें, अगेन कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड की जा रही है, तो पूरी टीम्स की जिम्मेदारी होती है।
नो क्लियर डिसीजन रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी डिसीजन मेकर एक बंदा तय नहीं होता कि लीडर इज गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग द डिसीजन, राइट? एवरीबडी इज हैविंग अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक दिस थिंग सक्सेसफुल। ऑर्डर जो है वो बिल्कुल क्लियर नहीं है कि हु इज द लीडर। Whereas in the US, it's very clear. Individual responsibility हम डिवाइड कर रहे होते हैं, हमें क्लियर स्पेसिफिक डिसीजन मेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कौन बंदा किस काम के लिए जिम्मेदार है। Is the word organization clear to every student? Can we move ahead? Irza, Noor Khan, Fawad. ऑलराइट, अब हम बात कर रहे हैं स्टाफिंग। स्टाफिंग की बात हो रही है। अब यहाँ पर स्टाफ का मतलब होता है लोगों को रखना जॉब पर। अब हम लोगों को, नए लोगों को रिक्रूट करते क्यों हैं? रिक्रूट करने की एक वजह ये होती है जब लोग जॉब छोड़ के चले जाते हैं। वेयर जापान कल्चर के अंदर क्या होता है, स्कूल लीवर्स रिक्रूटेड, लिमिटेड स्टाफ टर्नओवर। जापान के कल्चर के अंदर जब लोग एक कलेक्टिव टीम की तरह काम कर रहे होते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम they people don't prefer leaving the organization that soon. लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट्स रन हो रही होती हैं बिकॉज उनके एम्प्लॉयज को जापानीज कल्चर के अंदर हम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। इवन हर एम्प्लॉय का ओपिनियन हम डिसीजन के अंदर शामिल कर रहे होते हैं। सो पीपल आर एक्चुअली सेटिस्फाइड विथ सच एम्प्लॉयमेंट्स, ठीक है? सो दे डोंट एंड अप लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन। तो स्टाफ टर्नओवर जो है वो कम होता है। स्टाफ टर्नओवर कम होने के साथ साथ लोगों की एम्प्लॉयमेंट टाइम जो है वो लाइफ टाइम की होती है। लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट की वजह से एक थोड़ा सा प्रॉब्लम जो यहाँ पर आता है, दैट इज प्रमोशन जो है वो स्लो हो रही होती है, ठीक है? प्रमोशन स्लो इसलिए हो रही थी कि उस पोजीशन जब लोग छोड़ के जा ही नहीं रहे तो दूसरों को टाइम ही नहीं, मौका ही नहीं मिल रहा होता है कि उनको हम किस तरह से प्रमोट करें, ठीक है? अच्छा जी, आफ्टर ट्रांसफर्स बिटवीन फंक्शंस, हाँ बिटवीन द फंक्शंस ट्रांसफर हो सकता है बट प्रमोशन जो है वो यहाँ पर स्लो होती है। अप्रेजल बेस्ड ऑन लॉयल्टी विद ट्रेनिंग व्यूड एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है? यहाँ पर क्योंकि क्या है, देखिए लोग छोड़ के नहीं जा रहे हैं, लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट है, तो पीपल आर वेरी लॉयल, ठीक है? पीपल आर वेरी लॉयल। और हम एम्प्लॉय की ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को कहते हैं कि दैट इज एन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट किस चीज पे? अगर हम लोगों पे, अपने एम्प्लॉयज के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उन्हें कोई काम सिखा रहे हैं, सो दैट इज एक्चुअली गुड फॉर द बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बेटा सवाल कर लो। If you have any question, if any one of you have any question staffing के इस point के ऊपर, तो मुझसे question कर लीजिए। Any question? कोई question नहीं आ रहा बच्चों? ओके, अब स्टाफिंग का हम दूसरा पार्ट यानी यूएस कल्चर के अंदर जो होता है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब आप यहाँ देखें, रिक्रूटमेंट हर वक्त हो रही होती है क्योंकि स्टाफ टर्नओवर जो है वो हाई होता है, लोग छोड़ के जा रहे होते हैं बिकॉज जॉब इनसिक्योरिटी होती है, ठीक है? बिकॉज यूएस कल्चर जो मेन बॉस होता है, जो टॉप मैनेजमेंट होता है, वो डिसीजन ले रहा होता है और वो डिसीजन मेकिंग के अंदर डाउन द लाइन लोगों को इन्वॉल्व नहीं रखता है, तो एम्प्लॉय एम्पावरमेंट लेस होती है, ठीक है? अच्छा, इसके अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज क्योंकि लोग छोड़ के जा रहे होते हैं, तो जब पोजीशंस वैकेंट निकल रही होती है तो प्रमोशन जो है वो रैपिड होती है, जल्दी हो जाती है, ठीक है? अप्रेजल बेस्ड ऑन करंट परफॉर्मेंस विद रिलक्टेंट ट्रेनिंग, हम ट्रेनिंग के ऊपर ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे होते हैं और अप्रेजल जो है वो बेस्ड होती है ऑन योर परफॉर्मेंस। इज इट क्लियर? ठीक है, यहां तक स्टाफिंग तक तमाम तर स्टूडेंट्स को दोनों पॉइंट्स क्लियर है? कैन आई मूव अहेड? लीडिंग पे चली जाऊं मैं, जंप कर जाऊं? ओके, ठीक है जी। अब हम लीडिंग वाले पॉइंट पे जाते हैं एंड लेट्स सी लीडिंग के ऊपर आपके जापानीज कल्चर में और यूएस कल्चर में क्या फ़र्क है।
लीडर्स एक्ट एज ग्रुप. अब जैसे कि जापानीज कल्चर में एवरीबडी इज एक्चुअली इन्वॉल्व इन द डिसीजन मेकिंग, कोई क्लियर लीडर नहीं होता, ठीक है. तो हर इंसान जो है वो लीडर बन रहा है, ठीक है. हम स्टेटस ट्रैपिंग के ऊपर नहीं है. यहाँ पे लोग ये नहीं कह रहे थे कि दिस इज ही इज द लीडर ऑफ दिस डिपार्टमेंट सो ही इज गोइंग टू टेक. नो, हमें क्या करना था, ओवरऑल वर्किंग के ऊपर पैटर्नलिस्टिक, मतलब वी ट्राई टू टेक दी ओनरशिप. पैटर्नल वर्ड होता है कि वी ट्राई टू टेक दी ओनरशिप ऑफ एनीथिंग, ठीक है. ओन समथिंग, ओन द ऑर्गेनाइजेशन. अवॉइडेंस ऑफ कॉन्फ्रंटेशन, आप एक दूसरे से लड़ेंगे नहीं, एक दूसरे को अकाउंटेबल होल्ड नहीं करेंगे. बॉटम अप कम्युनिकेशन, यानी लोअर स्टाफ लोग जो है वो टॉप मैनेजमेंट के साथ बहुत आराम से विदाउट एनी अप्रूवल, विदाउट एनी वेटेज, किसी भी वक्त किसी भी चीज के ऊपर कम्युनिकेट कर सकते हैं. ये कहाँ पर होता है? जापानीज कल्चर के अंदर होता है. इसके ऑपोजिट यूएस कल्चर के अंदर होता है. लीडर्स एक्ट एज द हेड. यहाँ पर लीडर फिक्स्ड है, वो हेड लीड करेगा किसी भी डिपार्टमेंट को, किसी भी प्रोजेक्ट को, ठीक है. यहाँ पर ग्रुप एंड डिस्प्लेज स्टेटस डिफरेंस, यानी ही इज हैविंग अ डिफरेंट स्टेटस, मींस ही विल बी गिविंग अदर्स ऑर्डर्स कि आपने मेरा ऑर्डर फॉलो करना है बिकॉज आई एम द बॉस. डोमिनेट, अच्छा यहाँ पे देखें, डोमिनेजियरिंग, मतलब यहाँ पर आपका मतलब ये होता है, डोमिनेटिंग तो होगा होगा, डोमिनेजियरिंग का मतलब होता है कि ही इज गोइंग टू डू द ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड ही इज गोइंग टू एक्चुअली कम अप विद अ डिफरेंट प्लान विथ फेस टू फेस कॉन्फ्रंटेशन. और ये दूसरे लोगों को कॉन्फ्रंट करेगा, उनकी गलतियों पे अकाउंटेबल होल्ड करेगा. और यहाँ पर बेसिकली बॉटम अप नहीं, ऊपर टॉप बॉटम, ऊपर का उसने डिसीजन ले लिया है, टॉप टॉप डाउन कम्युनिकेशन होती है, वन वे कम्युनिकेशन होती है, दैट इज ऑलवेज टॉप डाउन. यानी टॉप मैनेजमेंट ने कोई भी डिसीजन लिया और वो डाउन द लाइन उन्होंने फ्लो करवा दिया, नीचे के लोगों को इख्तियारात नहीं होते हैं टू गिव देयर ओपिनियन टू द टॉप मैनेजर्स. इज इट क्लियर? लीडिंग सबको क्लियर हो गई? लीडिंग क्लियर हो गया सारे बच्चों को? लीडिंग सबको क्लियर हो गया? मैं आगे लास्ट पॉइंट पे पढ़ रही हूँ, उसके बाद मैं इसको थोड़ा मिनिमाइज कर दूंगी, यू गाइस कैन स्किम द टॉपिक, ठीक है. मैं आगे लास्ट पॉइंट कंट्रोलिंग के ऊपर बढ़ रही हूँ. यस, तो उसके बाद आप लोग इसको एक दफा स्किम भी कर लीजिएगा. नाउ कंट्रोलिंग के पार्ट के ऊपर इन दी जापानीज कल्चर देखें, कंट्रोल बाय फेलो मेंबर्स. अब हर इंसान कंट्रोलिंग के प्रोसेस के अंदर है, कोई यहाँ पर स्पेसिफिक लीडर नहीं है कि वही कंट्रोल करेगा. हर कोई, फेलो मेंबर्स का मतलब है तमाम तर लोग एक दूसरे को और अपने आप को कंट्रोल कर रहे होंगे. एवरीबडी इज अ लीडर थ्रू ग्रुप परफॉर्मेंस, एक्सटेंसिव यूज ऑफ ग्रुप्स. ये लोग ग्रुप के अंदर बिलीव करते हैं, ये लीडरशिप के अंदर, ये इंडिविजुअलिज्म के अंदर बिलीव नहीं करते हैं. दे वर्क इन टीम्स, ग्रुप्स, ठीक है. वेयर एज ऑन दी अदर साइड आप यूएस कल्चर के अंदर देखें, सुपीरियर यानी सुपरवाइजर, लीडर, इंडिविजुअलिज्म के ऊपर फोकस किया जा रहा है. इंडिविजुअल फोकस ऑन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, लिमिटेड यूज ऑफ ग्रुप्स. दे डोंट वर्क इन टीम्स, दे डोंट वर्क इन ग्रुप्स, दे वर्क इंडिविजुअली. हर इंसान अपने काम का खुद जिम्मेदार है एंड दे विल बी कंट्रोल्ड बाय द सुपीरियर. लीडर्स आर फिक्स लीडर्स. आई बिलीव ये सबको क्लियर हो गया होगा. इस चार्ट को एक दफा आप सब रीड कर लीजिए, अपने एंड के ऊपर स्किम कर लो. मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देती हूँ सो दैट यू ऑल कैन हैव एन ओवरव्यू ऑफ इट. इस पूरे चार्ट को जो है वो आप एक दफा रीड कर लीजिए, ठीक है. उसके बाद डन करके मैसेज कर दीजिए. देन वी विल बी मूविंग ऑन टू द फर्दर एक्सप्लेनेशन ऑफ आउची एंड द फर्दर पीटर एंड वाटरमैन का हम थ्योरी डिस्कस करेंगे, ठीक है. लेकिन पहले आप इस चार्ट को एक दफा गो थ्रू कर लो, स्किम कर लो. बेसिकली अगर देखें, जापानीज पीपल वर्क इन टीम्स, दे बिलीव इन ग्रुप्स, वेयर एज यूएस पीपल बिलीव ऑन इंडिविजुअल वर्किंग एंड दे स्ट्रिक्ट विद हु इज द लीडर. कॉन्फ्रंट भी होगा, ग्रोथ भी अच्छी होती है, फॉरेन रैपिड ग्रोथ होती है, टर्नओवर भी ज्यादा हाई होता है. सो दीज आर द थिंग्स व्हिच यू नीड टू रिमेंबर.
डन। ओके फवाद, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं बाकी बच्चों के लिए भी, एक आध कोई बच्चा और भी लिख दे तो फिर वी विल बी मूविंग अहेड। एक और बच्चे ने शायद लिखा किसी ने। ओके आशु जी, अब हम बात कर रहे हैं आउची, राइट? हम आउची ही थ्योरी डिस्कस कर रहे थे। नाउ आउची ने प्रपोज किया जेड थ्योरी को। बेसिकली यहाँ पे जो ऊपर आपको बताया गया है, इसको उसने ए और बी का नाम दिया हुआ था, ठीक है? इफ यू सी ऑन पेज नंबर 146, इसने ए एंड बी, थ्योरी ए एंड बी का नाम दे दिया था। और ए जो है वो उसने बताया था जापानीज, और ए एंड जे, और जे इसने बताया था ए इज फॉर अमेरिकन एंड जे फॉर जापानीज। ए और जे नाम से इसने बता दिया था। आई विल गो अप एंड शो यू दैट। यार ज्यादा ऊपर चले गए, ये थोड़ा मसला हो जाता है पेज मूव करना। एनीवेज यहाँ पर देखो, ये देखें ऊपर इसने पैराग्राफ के अंदर अमेरिकन कल्चर को थ्योरी ए बोल दिया था एंड जापानीज कल्चर को थ्योरी जे बोल दिया था, ठीक है? अब ये क्या बोल रहा है, ए एंड जे बोथ आर एक्सट्रीम्स एक्चुअली, ठीक है? ए एंड जे आर बोथ एक्सट्रीम्स, दोनों एक दूसरे के एक्सट्रीम्स हैं। तो आउची ने आगे यहाँ पर जो बात की गई है, इसने ये बोल दिया है वी हैव टू मिक्स एंड कम इन बिटवीन द बोथ द कल्चर्स। कहीं कहीं पे हमें थ्योरी ए को सपोर्ट करना होगा, कहीं कहीं पे हमें थ्योरी जे को सपोर्ट करना होगा, ठीक है? बिकॉज हमें काम करना है बेस्ट। ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल एक्सट्रीम्स हैं, तो कहीं कहीं पे हमें लीडर्स को एक्ट एम्पावर करना होगा, कहीं पे हमें एम्प्लॉयज को एम्पावर करना होगा। तो इट विल डिपेंड ऑन द सिचुएशन एंड टास्क, ठीक है? आगे यही बात की गई है। अब ये क्या कह रहा है, आउची प्रपोज थ्योरी जेड एज बीइंग अ कॉम्प्रोमाइज, ठीक है? कॉम्प्रोमाइज बिटवीन थ्योरी ए एंड जे। Its main characteristic areas are as follows. Employment fairly long term to develop a loyal semi-permanent workforce. अब permanent workforce नहीं होगा, semi-permanent workforce होगा, और हम long term के ऊपर और loyal employment के ऊपर काम करेंगे, ठीक है? Evaluation and promotion of personnel. Slower, more emphasis is given ऑन ट्रेनिंग एंड इवेल्युएशन देन टू प्रमोशन। अब प्रमोशन जो है वो स्लो हो जाएगी, लेकिन जहां पे आप देखें वो क्या कर रहा है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को इन्वेस्टमेंट समझ रहा है। वेयर एज अगर आप देखें जे के अंदर प्रमोशन जो है वो स्लो थी, बट ट्रेनिंग भी इन्वेस्टमेंट थी। तो अब वो कहीं से पॉइंट जे का पिक कर रहा है और कहीं से पॉइंट ए का पिक कर रहा है, ठीक है? करियर पाथ्स मोर जनरल विद एन एम्फेसिस ऑन जॉब रोटेशन, मोर ब्रॉडली बेस्ड ट्रेनिंग ऑन ऑर्डर टू गिव पर्सन अ बेटर फील फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पर ये बेसिकली फंक्शनल डिपार्टमेंटल मूवमेंट्स की बात कर रहा है कि लोगों को हम ट्रांसफर करेंगे इंटरनल तौर के ऊपर, और उनको नो हाउ होगा कि किस डिपार्टमेंट के अंदर क्या प्रॉब्लम चल रही है। तो नाउ इट्स एक्चुअली अ कॉम्प्रोमाइज, ठीक है? इसके बाद उसने 4 पॉइंट्स और दिए हैं विच इज ऑन द अदर पेज, दैट इज पेज नंबर 148। नाउ लेट्स सी। ठीक है, डिसीजन मेकिंग जो है वो क्या हो गया है, अब डिसीजन मेकिंग जो है वो ग्रुप बेस्ड हो गई है, ठीक है? और पार्टिसिपेशन कंसेंसस के साथ किया जा रहा है, यानी हर इंडिविजुअल जो है वो डिसीजन मेकिंग के अंदर पार्ट ले सकता है। कंट्रोल जो है वो इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर्स हो गए हैं, ठीक है? एंड बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस मेजर, बेसिकली कंट्रोल हम करते क्यों है, मॉनिटरिंग करते हैं ताकि हमारी परफॉर्मेंस बेटर से बेटर हो जाए। तो इनको हमने इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर्स बना दिए हैं, यानी विद इन द डिपार्टमेंट जो है वो कोई ना कोई इंडिविजुअल होगा, एक पूरा प्रोसीजर बना दिया कि इन चीजों को हमने मॉनिटर करना है, इन पैरामीटर्स के ऊपर हमें नजर रखनी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर डिवाइड कर दी है। सी, इट्स एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ बोथ द कल्चर, दैट इज जे एंड ए। इंडिविजुअल वर्किंग को अमेरिकन कल्चर सपोर्ट करता था, लेकिन जहां पर हम बात कर रहे हैं इतना सारा कि डिसीजन मेकिंग भी जो है वो कंसेंसस के साथ होगा, ग्रुप के अंदर होगा, सब कुछ होगा, लेकिन वहां पर हम ये भी बात कर रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबल हम एक बंदे को लीडर बनाएंगे,
कंसर्न फॉर स्टाफ एक्सपैंड टू इंक्लूड मोर एस्पेक्ट्स ऑफ वर्कर होल लाइफ। अब यानी हमें करना ये है कि हमें अपने एम्प्लॉय को स्टाफ टर्नओवर को कम से कम मेंटेन करने के लिए स्टाफ को हमें इंपॉर्टेंस देनी होगी, हमें फुल लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, लॉयल्टी के ऊपर वर्क करना होगा, सो दैट आवर पीपल आर हैप्पी, व्हेन दे आर हैप्पी दे वोंट बी लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन। सो ये जे वाला कल्चर से हमने अडॉप्ट किया। तो सिर्फ इफ यू सी वी आर एक्चुअली मिक्सिंग बोथ द कल्चर्स। इज इट क्लियर टू ऑल स्टूडेंट्स हियर? सबको सब क्लियर है? पीटर एंड वाटरमैन के ऊपर स्टार्ट करती हूँ मैं 2 मिनट में। इन पॉइंट्स को अगर एक दफा स्किम भी करना चाह रहे हैं, सो यू गाइस कैन स्किम दीज पॉइंट्स। एक मिनट ले लीजिए आप लोग, इसको स्किम कर लें, फिर हम पीटर वाटरमैन स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, आगे यहाँ पर मैं बढ़ रही हूँ। पीटर एंड वाटरमैन प्लीज, आई वांट ऑल ऑफ यू के कोई भी स्टूडेंट अगर किसी को कोई भी सवाल आ रहा है किसी भी किस्म का, सो प्लीज यू कैन आस्क any relevant question if you have. Relevant means थोड़ा सा use your brain before you throw the question. बिल्कुल irrelevant questions मैं आंसर करने के मूड में नहीं हूँ, relevant होना चाहिए। और क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा मुझे ये भी शो करे कि हाँ आपने उसको पहले समझने की कोशिश की है और जेन्युइन क्वेश्चन है। असल में होता क्या है, डोंट, आई ऑलवेज बिलीव यू वी शुड नेवर बी आस्किंग क्वेश्चन फॉर द सेक ऑफ आस्किंग देम। हमें क्वेश्चन जो है वो आंसर क्वेश्चन करना चाहिए जब वाकई में जेन्युइन हो, मतलब आपको पता हो कि जो भी सवाल आप कर रहे हैं उसका कोई एक रेलेवेंस है विद द टॉपिक एंड यू ट्राइड योर बेस्ट टू अंडरस्टैंड इट। हमारे अंदर क्या होता है कि हम अपने ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रख रहे होते, हम कहते हैं ये अगला बंदा जो है ना वो हमें जब बताने के लिए बैठा हुआ है तो हम क्यों मेहनत करें, हम हर चीज उससे छोटी छोटी माइन्यूट चीजें भी जो है ना सिंपल सिंपल यू कीप ऑन आस्किंग विच इज एक्चुअली नॉट गुड। ठीक है, इट्स नॉट गुड। चले जी, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। I was just emailing somewhere. All right, चले जी, हो गया, that's just done almost. Okay, अब हम बात कर रहे हैं पीटर एंड वाटरमैन। ऑलराइट, पीटर एंड वाटरमैन ने एक बुक लिखी जिसके अंदर उन्होंने कहा सर्च ऑफ एक्सेलेंस क्लेम्स दैट एक्सेलेंस रिक्वायर्स कंपनीज टू कंटिन्यूअली इनोवेट। कोई भी कंपनी जो है वो एक्सीलेंट तब तक नहीं हो सकती जब तक कि वो इनोवेशन के ऊपर बिलीव ना करे। व्हाट डू वी मीन बाय इनोवेशन? कमिंग अप विद न्यू आइडियाज, लुकिंग अप फॉर न्यू प्रोसीजर्स। ठीक है, they identified 43 companies which they consider to be excellent. उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने कहा कि ये जो 43 कंपनीज है ना, these are known as excellent companies. They found 8 characteristics which were common to these companies. उसके बाद उन्होंने एक तरीके का एक्सपेरिमेंट का वर्ड मैंने क्यों यूज किया, एक्सपेरिमेंट का मतलब है कि उन्होंने रिसर्च की, दे स्टडीड, और उन्होंने स्टडी ये किया कि इन 43 कंपनीज के अंदर जो फॉलोइंग 8 पॉइंट्स हैं दे आर कॉमन। नाउ लेट्स सी कि किसी भी कंपनी के लिए एक्सीलेंट बनने के लिए कौन से 8 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है,
सबसे पहले प्रोडक्टिविटी थ्रू पीपल, treating staff with dignity and respect and investing in their development, यानी अपने लोगों को अहमियत दीजिए, आप अपने लोगों को रिस्पेक्ट दे, उनकी डिग्निटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज ना करें, अगर उन्हें कॉन्फ्रंट भी करना है तो अकेले करें, उनको डिसरिस्पेक्ट करने की जरूरत नहीं है, और उनकी डेवलपमेंट यानी उनको थ्रू ट्रेडिंग आप डेवलप करें, फॉर लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें, बिकॉज स्टाफ को आप एज एन एसेट लेके चले, यू हैव टू इंप्रूव योर कंपनीज प्रोडक्टिविटी, एंड विदाउट वर्कर्स, विदाउट पीपल इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये तो हो गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, एक्शन बेस्ड, फोकसिंग ऑन अचीवमेंट एंड रिजल्ट रादर देन जस्ट प्लानिंग। Now ये action oriented companies हैं, they don't just go navel gazing, means they're just planning, they're just talking. Don't just keep on talking, focus on results, talk on results, talk on achievements. काम क्या किया है, कितना रिजल्ट आया है, कितने परसेंटेज सेल हुए, सेल करेंगे, सिर्फ प्लानिंग फेज के अंदर ना रहे, जबानी कलामी बात पे ना करें, बी एक्शन ओरिएंटेड, टॉक अबाउट द एक्शंस व्हिच द ऑर्गेनाइजेशन इज अप टू। ठीक है, सिंपल फॉर्म लीन स्टाफ, सिंपल फॉर्म लीन स्टाफ का मतलब ये हो जाएगा कि ये इनफॉर्मल प्रोसेसेस होंगे, फ्लैट स्ट्रक्चर होगा, हर काम के लिए आपको टॉल स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करना है, फ्यू ब्यूरोक्रेटिक लेयर्स ऑफ मिडिल मैनेजमेंट, सिर्फ कम लेयर्स हैं, लंबे लंबे टॉप मतलब टॉल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ठीक है, टॉल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मतलब होता है कि 4 लोग जो हैं वो 5 बॉसेस हैं, 6 बॉसेस हैं, तो इसके अंदर टाइम टेकिंग हो जाता है। आप 2 मिड मैनेजमेंट के अंदर अप्रूवल्स रख लें, बहुत तो बहुत, 2 दिस इज फ्लैट, 3-4 से फिर अगेन ये टॉल होना शुरू हो जाता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं स्टिक टू नेटिंग, आइडेंटिफाई कोर कंपिटेंसीज, यानी हर डिपार्टमेंट की कोई ना कोई कोर कंपिटेंसी होगी, तो हमें उस कोर कंपिटेंसी को फोकस करते हुए हमें काम करना चाहिए, और जितनी भी हमारी कोर कंपिटेंसी का मतलब है जिन चीजों के अंदर हमारी लैकिंग है, जहां पर हमारी स्ट्रेंथ नहीं है, उन चीजों को, उन डिपार्टमेंट्स को हम आउटसोर्स कर सकते हैं। ठीक है, rather than compromising on the quality we will work on outsourcing all non core departments। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है क्लोज टू कस्टमर, कस्टमर्स के साथ आपकी कम्युनिकेशन जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, यू शुड बी लिसनिंग टू देम, एंड यू शुड, व्हाइल यू आर लिसनिंग टू देम, यू शुड लर्न व्हाट एक्चुअली दे वांट। ठीक है, तो आप अपना फीडबैक लाके कंपनी में शेयर कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट को मजीद इंप्रूव कर सकते हैं। ऑटोनॉमी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ऑटोनॉमी का मतलब हो जाता है अगेन डिसीजन मेकर, एंड एंटरप्रेन्योर का मतलब ये हो जाता है कि यू आर इनोवेटिंग। ठीक है, यू आर इनोवेटिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, यू आर कमिंग अप विद अ न्यू आइडिया। तो आप डिसीजन मेकर भी हैं और आप एंटरप्रेन्योर भी हैं, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? दैट इज डेलीगेटिंग डिसीजन मेकिंग एंड इनकरेजिंग रिस्क टेकिंग थ्रू स्पॉन्सरिंग फाइड अप प्रोडक्ट चैंपियंस। अब अगर कोई भी प्रोडक्ट के अंदर स्टार परफॉर्मर है, किसी प्रोजेक्ट के अंदर किसी बंदे ने अच्छी सेल्स कर दी है, तो उसको आप बोल दें, चैंपियन बना दे, उसको कोई रिवॉर्ड दे दें, कैश बोनस प्राइज दे दें, सो दिस विल एक्चुअली encourage people for bringing up new ideas, new idea के साथ साथ risk taking के लिए आप अलाउ कर रहे हैं, that is autonomous। ठीक है, कोई यहां पर कोई कंफ्यूजन, किसी बच्चे को कोई भी सवाल, किसी इंडिविजुअल को इस पॉइंट तक कोई सवाल, बिकॉज ओनली two more points are left, any question? अच्छा, साइमल्टेनियसली लूज टाइट प्रॉपर्टीज, लूज एंड टाइट प्रॉपर्टीज का मतलब है कि कहीं पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी है और कहीं पे आपको टाइट मॉनिटरिंग करनी है। फॉर एग्जाम्पल सेंट्रलाइजिंग कोर एक्टिविटीज एंड वैल्यूज एंड डिसेंट्रलाइजिंग द रेस्ट, यानी जो कोर वैल्यूज हैं उसको आप सेंट्रल कंट्रोल के अंदर रखेंगे, डिसीजन मेकर विल बी ओनली 1 पर्सन, दैट इज दी बीओडी, बाकी चीजों को आप डिसेंट्रलाइज कर देंगे, डिपार्टमेंटल हेड्स को कुछ इख्तियारात दे देंगे, लोगों को, टीम लीडर्स को कुछ इख्तियारात दे देंगे कि ये डिसीजन आप अपने एंड पे ले ले, हर काम के लिए सेंट्रल अप्रूवल की जरूरत नहीं है। टाइड टू कोर कंपिटेंसीज, लेट जूनियर मैनेजर्स लर्न बाय एक्सपीरियंस विद द रेस्ट। इस तरीके से क्या होगा, जो जूनियर मैनेजर्स होंगे, नॉन मैनेजरल पीपल होंगे, वो किस तरह से एक्सपीरियंस से सीखना शुरू कर देंगे। hands on value driven, managers are driven by organization values and they care and are seen to care, know them to us attitude, know them to us का attitude का मतलब होता है you have to be, it's not like it's about them, it's about us।
right? They count the managers care for the staff as they care for themselves. ठीक है, यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई भी पॉइंट के अंदर कोई भी क्वेश्चन है तो बेटा प्लीज पूछ लीजिए, फिर हम पीटर थ्राइविंग इन chaos की बात के पॉइंट के ऊपर मूव करेंगे. If you have any question, just skim these points and we will move on to the next point then. यहाँ पर किसी स्टूडेंट को कोई भी क्वेश्चन है? अच्छा फवाद, एक चीज मुझे बताइएगा, आपके क्वेश्चन से मुझे इस बात का अंदाजा हुआ है कि आप लोगों के मॉक के पेपर्स ऑन हो गए हैं, डेट शीट आ गई है बेटा, चैट स्क्रीन पे बताइए. एंड आर यू गिविंग पेपर इन दिसंबर? ओके, दैट्स गुड. और मॉक आपका ओपन हो गया है, सिमुलेशन उसमें गए थे आप एक्टिविटी के अंदर? आज है, कितने बजे है बेटा? 11:30. ओके. अच्छा, कुछ पॉइंट्स मुझे यहाँ पर रिपीट करने हैं. देयर विल बी you will be having 2.5 hour, ठीक है, and there will be 30 MCQs of 2 marks each. ठीक है, ये 30 MCQs, एक MCQs 2 मार्क्स के होंगे, तो इनको आप जरा सा सोच समझ के कीजिएगा, ऑप्शंस को अच्छे से एक दफा देख लीजिएगा. और आपके 40 MCQs होंगे 1 मार्क्स ईच. ठीक है, तो दैट मींस आपके पास 40 एंड 30 70 MCQs होंगे. 70 MCQs को अगर आप 1 मिनट में एक MCQs लगाते हैं तो दैट मेक्स इट 60. तो आपके पास तकरीबन समझ लीजिए 1.5 मिनट एक MCQs को देने के लिए है. जो MCQs 2 मार्क्स वाले होंगे बेटा, उनको जरा उनके अंदर गलती कम हो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आपके एक साथ 2 नंबर या तो आ जाएंगे या चले जाएंगे. 1 मार्क्स वाले पे तो चले आप थोड़ा सा जल्दबाजी करके या आप थोड़ा सा देख लीजिएगा टाइम मैनेजमेंट किस तरह से आप मैनेज कर सकते हैं. प्रैक्टिस मॉक का पेपर खुल चुका होगा, उसके ऊपर प्रैक्टिस कर लो. तो 1 मार्क्स वाले अगर गलत भी होते हैं तो चलो, वो भी गलत नहीं, गलत तो वो भी नहीं होने चाहिए, लेकिन वहां पर आप थोड़ा सा जल्दबाजी से काम ले सकते हो. टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखिएगा. बट जो 2 मार्क्स वाले MCQs होंगे, कोशिश ये कीजिएगा कि उनको जरा गौर से पढ़ें, उनके ऊपर ज्यादा टाइम लगाइएगा. इज इट क्लियर टू यू फवाद? ठीक है जी. नो दैट्स ओके, यू आर वेलकम. और इसके अलावा कोई भी तुम्हें क्वेश्चन आए, बिकॉज मुझे नहीं पता था कि आप, अभी मुझे आइडिया हुआ कि आप दिसंबर अटेम्प्ट में कर रहे होगे, क्योंकि मैंने फबिया से भी पूछा था, बी सेक्शन से भी मैंने पूछा था, तो किसी ने आपका नहीं बताया मुझे कि यू आर ऑल्सो अपियरिंग फॉर दिसंबर अटेम्प्ट. गुड लक. और इसके अलावा अगर आपको कोई भी, जितने भी बच्चे, नॉट ओनली फवाद, मेरे इस ग्रुप के ऊपर जितने बच्चे दिसंबर के अंदर पेपर दे रहे हैं, अगर उनके किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी सवाल आ रहा होता है, दे कैन लीव देयर मैसेज ऑन माई पर्सनल व्हाट्सएप विंडो. तो अब मैं उसी वक्त फौरन, डोंट एक्सपेक्ट कि मैं फौरन देन एंड देयर रात के 2 बजे उठ के तुम्हें जवाब दूंगी. नो, जैसे ही मुझे कन्वीनियंट टाइम मिलेगा आई विल बी आंसरिंग यू. ठीक है, सो दिस इज नॉट ओनली फॉर फवाद, बाकी बच्चों के लिए भी ये है कि अगर किसी को भी कोई भी सवाल आता है जो कि दिसंबर अटेम्प्ट के लिए स्पेसिफिक है, क्योंकि देखो बेटा 14 तारीख हो गई आज. ठीक है, तो 14 तारीख का मतलब है कि अब इनको 10 दिन से भी कम रह गए इनके पास पेपर में. मोस्ट प्रॉब्ली इनको अगले हफ्ते से एग्जाम्स की, मतलब इस वीक के लास्ट से इनके एग्जाम्स स्टार्ट हो जाएंगे. सो दे डोंट हैव टाइम. ठीक है, बाकी लोग जरा सुकून से चलें, हौले चलें, कोई मसला नहीं है. अच्छा जी, नाउ आई एम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट हेडिंग, जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं, एक मिनट, जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं अगले पेज पे, पेज नंबर 149. और यहां पर हम बात कर रहे हैं किस चीज की? पीटर थ्राइविंग इन chaos.
थ्राइविंग इन chaos का मतलब ये होता है कि थ्राइव करने का मतलब होता है कोशिश करना। कोशिश करना जब सिचुएशन जो है वो फेवरेबल ना हो। chaos कब होता है? उलझन में। ठीक है, तो इज दिस वर्ड थ्राइविंग इन chaos क्लियर टू एवरीवन? सबसे पहले तो आपने किसी भी जगह आप सरवाइव करने की कोशिश कर रहे होते हैं, आप गो थ्रू करने की कोशिश कर रहे होते हैं, आप जीतने की कोशिश कर रहे होते हैं। कहां पर जीतने की कोशिश कर रहे होते हैं? जब कोई कोई सिचुएशन जो है वो फेवरेबल ना हो या चैलेंजिंग हो या बहुत ज्यादा हाई स्टैंडर्ड हो और आपको पता है कि वो मीट करना लिटरली पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी आप कोशिश करें। सो इसका मतलब होता है थ्राइविंग इन chaos। डिफिकल्ट सिचुएशन में आप जीतने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहां पर? आगे चलते हैं कि हमने यहां पर क्या चीजें कही, हाउ दैट इज पॉसिबल। क्रिएटिंग टोटल कस्टमर रिस्पॉन्सिवनेस। ठीक है, अब जो हमारा कस्टमर है, मोस्ट ऑफ द टाइम कस्टमर इज द पर्सन हु विल टेल अस अबाउट द फ्लॉज और द स्ट्रेंथ्स और द गुड पॉइंट्स अबाउट एनी प्रोडक्ट और सर्विस। ठीक है, कस्टमर की नीड हम बना भी किसके लिए रहे हैं? प्रोडक्ट या सर्विस हम बनाते हैं कस्टमर के लिए, तो उसकी नीड को केटर करना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की कोर वैल्यू होनी चाहिए। कोर वैल्यू का मतलब है कि उसको ऑर्गेनाइजेशन को मोस्ट इंपॉर्टेंट, कस्टमर इज ऑलवेज राइट। इफ यू सी, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ये बात कर रही थी, कस्टमर इज ऑलवेज राइट, यू कैन नेवर से नो टू अ कस्टमर। ये कोर वैल्यूज होती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, तो हमें अपने कस्टमर को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए और उसके हर किस्म के रिस्पॉन्स के ऊपर नजर रखनी चाहिए, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। ठीक है, यूजिंग फास्ट पेस्ड इनोवेशन थ्रू ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग एंड एक्सपेरिमेंट। अब फास्ट पेस्ड इनोवेशन मतलब देखें ट्रेंड के अंदर कितने चेंजेस आ रहे हैं, इस कदर चेंजेस आ चुकी हैं। बेटा, आप अगर अपने ट्रेंड के अंदर देखेंगे, ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एक कॉल करो, अकाउंट मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन है, आपको जस्ट यू पीपल आर या नाउ वेरी वेरी, हम कन्वीनियंस के ऊपर जा रहे हैं, हर चीज ऑनलाइन ऑर्डर हो रही है। अब आप देखें हर चीज के अंदर हम छोटा सिंपल काम करने के लिए भी मशीनरी इक्विपमेंट के ऊपर जा रहे होते हैं, तो थिंग्स हैव मूव्ड वेरी फास्ट पेस इनोवेटिव लाइफ के ऊपर। ठीक है, अब तो ऑर्गेनाइजेशन को एनवायरनमेंट के अंदर जो भी चेंजेस आ रही हैं उसको लर्न करना चाहिए और एक्सपेरिमेंटेशन यानी चेंज अपने आप को चेंज करना, नए एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमेशा विलिंगनेस शो करनी चाहिए, रिस्क टेकिंग होना चाहिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव यू, थोड़ा सा तुम लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए, देर आर फ्यू पीपल ऑफ योर एज जो कि हर ट्रेंड को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कोई भी फैशन आता है, कलर हेयर कलर से लेकर के आपके कपड़ों के कट्स, आपके शूज के कट्स से लेकर के एवरीथिंग यू वांट टू बी अपडेटेड। हाउ डू यू लर्न दीज फैशंस? ऑफ कोर्स आप इन रहते होगे कुछ फैशन मैगजीन्स के अंदर, आपने अपने आप को या फेसबुक के पेज को आप रन कर रहे होगे, जैसे आजकल लॉन्ग कोट्स बहुत इन है। ठीक है, शीन हो गया, आई जस्ट ऑर्डर्ड, तो मेरा कोट अभी मुझे डिलीवर हुआ है, जबकि somebody was coming तो वो उसने मुझे लाके पहुंचाया। सो यू नो, फिर आपका जो फिटबिट की, फॉर एग्जांपल नाउ पीपल आर वेरी हेल्थ कॉन्शियस, तो रादर देन वेयरिंग द नॉर्मल वॉच, what people prefer to have a Fitbit, उसको आप अगर अपने आईफोन से भी रजिस्टर कर लो। सो यू नो, थिंग्स आर चेंजिंग, हर चीज जो है आपका अपना, जस्ट बिकॉज वेयरिंग अ फिटबिट वॉच, आपको क्या होगा, आपके स्लीप ऑर्डर्स, आपके स्टेप्स टेकन, जो आपकी कैलोरी बर्न होती है, इट्स यू नो अगेन वेरी इनोवेटिव। लेकिन अब क्या है, इससे फिर टेंशन भी शुरू हो जाती है कि अच्छा जी मैंने इतनी कैलोरीज कंज्यूम कर ली हैं, तो मेरा इतना हार्ट रेट है, तो इतना बीपी है। जहां पर ये चीजें बहुत अच्छी हैं, वहां पर जहां पर ये सारी चीजें बहुत ज्यादा फास्ट पेस इनोवेटिव चीजों की तरह मूव हो रही है, वहां पर बहुत नेगेटिविटी भी अगर देखा जाए तो आ रही होगी। अब जिस बंदे को नहीं पता कि उसका ब्लड प्रेशर हाई है, वो भी फिटबिट के वॉच को देखकर बेचारा परेशान हो जाएगा। सो यू नो, यू हैव टू एक्ट अकॉर्डिंगली, डोंट पैनिक, कोशिश करें। सिचुएशन इज चैलेंजिंग, बट आपने क्या करना है, यू डोंट हैव टू गिव अप, यू हैव टू ट्राई। अचीविंग फ्लेक्सिबिलिटी बाय एम्पावरिंग पीपल। अब अपने एम्प्लॉयज को एम्पावर दें। एम्पावर का मतलब है उन्हें राइट्स, उनको इख्तियारात दें कि वो अपने डिसीजन खुद ले सके, तो इसके लिए आपको कभी कभी फ्लेक्सिबिलिटी भी शो करनी पड़ेगी।
ठीक है। लर्निंग टू लव चेंज, मैंने थोड़ी देर पहले ऊपर ये बोला था कि यू हैव टू एक्सेप्ट दैट चेंज आना है, सी चेंज एज एन अपॉर्चुनिटी। ठीक है, अगर हम बहुत ज्यादा रिजिड रहेंगे, ठीक है, हम रिजिड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए लाइन लिखा हुआ फॉर फ्लेक्सिबल फर्म्स टू रिजिड कंपैरेटर्स। कुछ कंपनीज, कुछ फर्म्स जो है वो फ्लेक्सिबल होती हैं। फ्लेक्सिबल का मतलब है कोई वो दे आर एक्चुअली आल्सो रेडी टू चेंज, बट कुछ होती हैं वो बहुत रिजिड होती हैं, दे डोंट लाइक चेंजिंग दैट फ्रीक्वेंट। तो हमें दोनों टाइप के कंपैरेटर्स के साथ निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फॉर मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स, बिल्डिंग सिस्टम फॉर अ वर्ल्ड ट्यून अपसाइड डाउन इन्वॉल्विंग कंट्रोल सिस्टम बेस्ड ऑन ट्रस्ट एंड इंटीग्रिटी एंड वाइड रेंज ऑफ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजरमेंट, फॉर इंस्टेंस बैलेंस स्कोर कार्ड। अच्छा देखिए, अब क्या होता है बैलेंस स्कोर कार्ड, क्या होता है, हम आपके परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे होते हैं एक चार्ट स्कोर कार्ड से। अब उस स्कोर कार्ड के अंदर आपके प्रोजेक्ट रिलेटेड भी चीजें होती हैं, आपकी पर्सनैलिटी रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं। उन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम स्कोर करते हैं कि आपने आउट ऑफ 5 जो है 4 अर्न कर लिया, कहीं पे आपको 3 दे दिया आउट ऑफ 5, कहीं पे आपकी परफॉर्मेंस बहुत पुअर थी, आप पंक्चुअल नहीं थे, आपने ज्यादा छुट्टियां करनी, यू वर नॉट वेयर और समथिंग, तो यू गेट 1 और 2, दैट इज एवरेज और बिलो एवरेज। सो इस तरह से हम आपको नंबर देते हैं, आपकी परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, और हम आपको किसके ऊपर, कोई स्कोर कार्ड होता है जो कि आपको भी पता होता है कि हाँ इस स्कोर कार्ड के ऊपर आपकी परफॉर्मेंस को इवेलुएट किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर linked to Peter's extortion and Thrive Chaos as Cantor 10 rules for stifling initiative। स्टिफलिंग मतलब मूव करवाना, एक्शन करवाना। तो यहां पर अब कैंटर के 10 रूल्स इन्होंने नीचे ऊपर वाले पीटर के थ्राइविंग केओस को अब ये लिंक करने की कोशिश कर रहा है। रोज मैरी कैंटर इज वन ऑफ अगेन एक्सपेरिमेंटल, लेकिन आपके पास सिर्फ कैंटर का ही वर्ड लिखा हुआ तो आप कैंटर से ही याद कर लो। कैंटर के 10 रूल्स दिए हुए हैं। स्टिफलिंग इनिशिएटिव, स्टिफल करने का मतलब होता है आप रोक रहे हैं किसी चीज को, स्टिफल कर रहे हैं, स्टेगनेंट कर रहे हैं। किस चीज को स्टेगनेंट कर रहे हैं? इनिशिएटिव को। अब नाउ सी, हम बात ऊपर कर रहे हैं कि लोगों को चेंज एडेप्टेबल रहना चाहिए, ठीक है, लेकिन क्या होता है अब नीचे हम स्टिफलिंग की जब बात कर रहे हैं तो स्टिफलिंग का मतलब होता है now you are suffocating something। how you can suffocate something, that is किसी चीज से रोकना, अनेबल करना। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, इनिशिएट, लोगों को इनिशिएट करने से रोक रहे हैं। ठीक है, रिगार्ड एनी न्यू आइडिया फ्रॉम द बिलो विद सस्पिशियस बिकॉज इट इज न्यू एंड इट इज फ्रॉम द बिलो। फॉर एग्जाम्पल, क्यों हम रोक रहे होते हैं? क्योंकि कोई भी नई चीज होती है उसके लिए हम श्योर नहीं होते कि इसका आउटपुट क्या निकलेगा, तो दैट इज वाई वी स्टॉप people taking initiatives। insist that people who need your approval to act to have to go through several levels of authority to get to you। अब क्या है, कैसे रोकूंगी? आई एम द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब मैंने चेन ऑफ कमांड इतनी लंबी कर दी है, बीच में 4 मैनेजर्स से जब तक वो अप्रूवल लेके नहीं आएंगे, दे कैन नॉट रीच मी। इज द एग्जाम्पल क्लियर टू एवरी स्टूडेंट? देखो बेटा, अब यहां पर ना कॉन्सेप्ट डेवलप करने वाली बात है। ये सारी जो थ्योरीज है इनके अंदर आपने अपने कॉन्सेप्ट को बहुत क्लियर रखना है। आपके पास किसी भी एक कैंटर की थ्योरी लिखने को नहीं आएगी, कैंटर की थ्योरी का रेफरेंस दिया हुआ होगा, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ठीक है, माय स्टूडेंट्स आर नॉट रिप्लाइंग टू मी, एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? एम आई रियली ऑडिबल टू एवरीवन? इर्जा, नूर खान, फवाद, आलिया, तो तुम लोग क्या मेरा लेक्चर लॉग इन करके सोने चले जाते हो बेटा? ठीक है जी, तो कॉन्सेप्ट को देखो। फिर हम बात कर रहे हैं, अब लाइन ऑफ कमांड के अंदर उन्होंने 4-5 लोगों से अप्रूवल लेंगे तो वो मेरे पास पहुंच सकते, तो कोई भी इतनी लंबी चेन ऑफ कमांड के अप्रूवल लेने की में नहीं जाएगा, तो मैंने हिंडर कर दिया, अब लोग मेरे पास नहीं पहुंच सकते अपने आइडियाज लेकर के। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, आस्क डिपार्टमेंट्स और इंडिविजुअल्स टू चैलेंज ईच अदर्स प्रपोजल। अब मैंने डिपार्टमेंटल के अंदर ही लड़ाइयां लगवा दी है, मैंने लोगों को बोला है कि आप तुम ये आइडिया लेके आ रहे हो ना, अब नाउ ये डिपार्टमेंट बी जो है वो डिपार्टमेंट ए को चैलेंज करेगा कि वो गलत है, उनका प्रपोजल सही नहीं है। तो अब क्या होगा, डिपार्टमेंट्स आपस में एक दूसरे को जब गलत साबित करने में लग जाएंगे तो नोबडी विल बी एबल टू, हाँ कोई मेरे पास वही प्रपोजल पहुंचेंगे जो वाकई में सही होंगे। ठीक है,
अब हम बात कर रहे हैं पॉइंट नंबर 3, एक्सप्रेस योर क्रिटिसिज्म फ्रीली एंड विथ होल्ड योर प्रेज. इफ यू थिंक दैट द आइडिया इज ब्रिलियंट, होल्ड इट, डोंट से इट. लेकिन क्रिटिसाइज कर सकते हो, नेगेटिव बातें कर दो, ठीक है. ट्रीट प्रॉब्लम्स एज अ साइन ऑफ फेलियर. अब प्रॉब्लम आ गई है तो ये फेल हो गया भाई. कंट्रोल एवरीथिंग दैट कैन बी कंट्रोल्ड एंड काउंट एनीथिंग दैट कैन बी काउंटेड फ्रीक्वेंटली. कंट्रोलेबल थिंग्स को खाली कंट्रोल करें और काउंटेबल थिंग्स को खाली काउंट करें. अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, वेस्ट ऑफ एनर्जी एंड टाइम होगा. ठीक है. इज इट क्लियर टू एवरी स्टूडेंट? मेक डिसीजंस टू रिकॉग्नाइज और चेंज पॉलिसीज सीक्रेटली. आप किसी भी पॉलिसी को चेंज करने जा रहे हो उससे आप सबसे ओपन होकर के डिस्कस ना करें, आप रिकॉग्नाइज करें और कोशिश करें और फाइनल अनाउंस कर दें. wherever possible withhold information. जरूरी नहीं कि हर इंफॉर्मेशन हर किसी से शेयर की जाए, लोगों से उतनी ही इंफॉर्मेशन शेयर किया करें जितनी की उनको जरूरत हो. give lower level managers the task of downsizing and restructuring and call in participation. डाउनसाइजिंग का मतलब है लोगों को फायर करना, रिस्ट्रक्चर करना, जो गैर जरूरी वर्कर्स हैं उनको निकाल देना, स्ट्रक्चर को इंप्रूव करना. ये हम टास्क देते हैं लोअर लेवल मैनेजर्स को. नेवर फॉरगेट दैट दोज एट द टॉप ऑलरेडी नो एवरीथिंग इंपॉर्टेंट अबाउट द बिजनेस. जो लोग टॉप मैनेजमेंट का पार्ट हैं वो नीचे से डाउन द लाइन से उन्होंने स्टार्ट किया होगा अपना करियर, तो उनको पूरी नॉलेज है कि व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इन द बिजनेस. सो यू कैन नॉट डॉज द टॉप मैनेजर्स. ठीक है. Many of the firms identified and excellent by Peters and Waterman in search of the excellence subsequently performed less excellently. This prompted Pascal to observe the nothing fails like success, the Peters to identify a champion to champ style. Peter emphasized the अच्छा, ये सिर्फ ऊपर आपकी जितनी भी हमने थ्योरीज की हैं उसको एक कंक्लूडिंग पैराग्राफ के हिसाब से बात हो रही है, जिसके अंदर सिर्फ एक लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. लास्ट लाइन के ऊपर आ जाओ. Learn from their mistakes and remain open and receptive to new ideas. यानी आपने अपनी मिस्टेक से चीजें सीखनी है, आपने न्यू आइडियाज यानी इनोवेटिव के अंदर काम करना है, एंड यू नीड टू रिमेन ओपन. दिस इज द इंपॉर्टेंट लाइन. बाकी सारा उन्होंने ऊपर वाली जो आपके ऑथर्स हैं उनके बारे में बात की है. ठीक है. कोई कंफ्यूजन? यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई सवाल है बेटा? If you have any question, all clear? यार तुम लोग सही से नहीं बताते हो. ओके चलो, नाइस, दैट्स ओके. अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं, वी आर नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज, दैट इज पेज नंबर 150. और हम अब बात करने जा रहे हैं कि हमें डिफरेंट कल्चर्स को कैसे मैनेज करना है. ठीक है. हमें डिफरेंट कल्चर्स को कैसे मैनेज करना है. ठीक है. सबसे पहले हम बात करते हैं, हॉफस्टेड ने कल्चर के बारे में कुछ पैरामीटर्स दिए और उसने ये तकरीबन समझ लीजिए कि देयर आर 5 पैरामीटर्स ही डिस्कस्ड. ठीक है. नाउ व्हाट आर द 5 पैरामीटर्स के अंदर सबसे पहले उसने एक वर्ड यूज किया है, पावर डिस्टेंस. पावर डिस्टेंस का मतलब होता है हाउ मच सोसाइटी एक्सेप्ट्स द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर. पावर इज अथॉरिटी, राइट्स. कोई भी सोसाइटी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को कितना एक्सेप्ट करती है इज नोन एज पावर डिस्टेंस. आगे बात की जा रही है एग्जाम्पल देके. फॉर इंस्टेंस, द एक्सटेंट टू विच सुपरवाइजर्स सी देमसेल्व्स एज बीइंग अबव देयर सबऑर्डिनेट्स. इन सम कल्चर, particularly South American, once disparities of power were tolerated more than in Northern American culture. For example, agar if you see in North European culture, people don't tolerate any injustice, whereas in South America, people were able to tolerate the bad behavior of the supervisor.
ठीक है. Now he further divides the power distance into two categories, that is high power distance and low power distance. High power distance means people accept inequality in power. People means people accept inequality in power. हम बात ही पावर की करें तो inequality खाली यहां तक ही रखो. High power distance मतलब people are tolerant to inequality. They can tolerate inequality. Low power distance people are intolerant. They don't accept, they don't tolerate inequality. ठीक है. They don't tolerate inequality का मतलब है they expect equality. वो कहते हैं कि हमें equal rights चाहिए, equal treatment चाहिए. They don't, low power distance, they don't tolerate inequality. ऊपर वाले word को they tolerate inequality, they don't tolerate inequality. Is it clear? यहां तक सारे स्टूडेंट्स को सारी बात क्लियर है? चाहो तो साइड्स पे पेंसिल से लिखते जाओ. Is it clear? पक्की बात है बच्चों? I'm not getting any replies. Okay. अब आगे बढ़ते हैं. हाई पावर डिस्टेंस कल्चर को ये आगे बता रहा है. इसके अंदर तीन चीजें होती हैं. मैनेजर्स मेक ऑटोक्रेटिक डिसीजन. दैट मींस इनइक्वालिटी की तो हाइट हो जाती है. ऑटोक्रेटिक डिसीजन कब ले रहे होते हैं कि उन्होंने टॉप मैनेजर ने खुद ही डिसीजन ले लिया और नीचे खाली अनाउंस कर दिया, नीचे वालों से पूछा भी नहीं, मशवरा भी नहीं किया. नाउ दिस इज इनइक्वालिटी. ठीक है. तो ये हाई पावर के अंदर इनइक्वालिटी तो होती है. स्ट्रक्चर टेंड्स टू बी टॉल. टॉल मतलब लंबी लाइन चेन ऑफ कमांड है. हर इंसान 3 लोगों को मॉनिटर कर रहा है, फिर दूसरा इंसान 3 लोगों को मॉनिटर कर रहा है, तो एक चेन ऑफ कमांड लंबी होती जाएगी. ठीक है. स्टेटस डिफरेंस बिटवीन मैनेजर्स एंड सबऑर्डिनेट. अब सबऑर्डिनेट्स को मैनेजर के अंदर स्टेटस डिफरेंस होता है. आई एम द मैनेजर, आई एम द बॉस, यू नीड टू लिसन टू मी, देयर इज नो वे यू कैन क्वेश्चन मी. यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी भी इंसान को? Any question if you have? I want all of you to read this. I'm just grabbing a glass of water for myself जब तक आप इन पॉइंट्स को रीड कर लें. ठीक है. जी बच्चों, एनी क्वेश्चन? लो पावर में इक्वलिटी इज नॉट टॉलरेटेड. यस. यहां पर देखिए बेटा, यहां पर ये वाली लाइन जो मैंने बोली थी ना आप लोगों को, देखिए यहां पर क्या है, लो पावर डिस्टेंस रिमेन्स मींस पीपल एक्सपेक्ट इक्वालिटी. तो ये टॉलरेट नहीं करते हैं इनइक्वालिटी को, ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें इक्वल राइट्स दिए जाएं. ठीक है. इज इट क्लियर आलिया? जी आलिया बेटा, क्लियर हुआ आपको? इज इट क्लियर टू एवरी अदर स्टूडेंट? कोई प्रॉब्लम किसी को भी? ओके. नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, जो इसी के अंदर अनसर्टेनिटी वाला पॉइंट है. ठीक है. अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस. अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस इज द सेकंड पॉइंट फॉर मैनेजिंग द डिफरेंट कल्चर्स. अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है बेटा? पावर डिस्टेंस की कहानी खत्म हो गई है, अब हम अनसर्टेनिटी के ऊपर आ गए. सर्टेन का मतलब होता है व्हेन यू आर श्योर अबाउट समथिंग.
ठीक है, अगर मैं कोई काम कर रही हूँ, मैं फॉर एग्जांपल किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, किसी भी कोर्स के अंदर ज्यादा मेहनत कर रही हूँ, तो आई एट टाइम्स आई एम श्योर कि हाँ मेरा पेपर अच्छा होगा, दैट इज व्हेन यू आर श्योर। अनसर्टेन का मतलब होता है व्हेन यू आर नॉट श्योर। तो आपने अनसर्टेनिटी को अवॉइड करना है, दैट मीन्स यू हैव टू प्रमोट सर्टेनिटी। ठीक है, यू हैव टू प्रमोट सर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस यानी आपने अनसर्टेनिटी को अवॉइड करना है। आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं अनक्लियर होना, आपने उसको अवॉइड करना है। हाई अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस यानी कहीं कहीं पे हमारी टेंडेंसी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, जहां पर हम बहुत ज्यादा नॉट श्योर होते हैं। तो बहुत ज्यादा नॉट श्योर वाली कंडीशन को यू हैव टू अवॉइड। मीन्स पीपल आर अनकंफर्टेबल विथ अनसर्टेनिटी एंड एम्बिग्यूटी। नोबडी लाइक्स टू स्टे नॉट श्योर एंड कंफ्यूज्ड। एम्बिग्यूटी का मतलब है कंफ्यूज्ड, अनसर्टेनिटी का मतलब होता है नॉट श्योर। पीपल आर नॉट कंफर्टेबल विथ अनसर्टेनिटी एंड कंफ्यूजन। इज इट क्लियर? तमाम तर स्टूडेंट को ये पॉइंट क्लियर है? सबको ये पॉइंट क्लियर है बच्चों? इज इट क्लियर? जवाब दे दीजिए बेटा। ओके अच्छा, अब दूसरा पॉइंट क्या कहता है? लो अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस। Low uncertainty avoidance means people have high tolerance for the unstructured and unpredictable. अब यहां पर लोग लो अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस यानी अब जो टेंडेंसी ऑफ अनसर्टेनिटी है वो थोड़ी रिड्यूस हो गई है। इट इज नॉट हाई, इट इज लो। अब लोग देखिए, हम कभी भी इनपुट देते हैं, हम प्रोसेस के लिए आउटपुट के लिए श्योर नहीं होते, तो अनसर्टेनिटी का फैक्टर तो रहेगा। बट लो अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस के अंदर थोड़ी बहुत एक्सेप्टेंस आ जाती है कि अब लोग इतनी चीजों को टॉलरेट कर सकते हैं। पीपल हैव हाई टॉलरेंस फॉर द अनस्ट्रक्चर्ड एंड अनप्रेडिक्टेबल थिंग। कभी कभी चीजें आपकी मर्जी के खिलाफ अनप्रेडिक्टेबल होती है, अनस्ट्रक्चर्ड होती है, मतलब प्लान्ड नहीं होती। ठीक है, तो पीपल आर वेरी मच हाई टॉलरेंट विद द अनप्लैन्ड और अनप्रेडिक्टेड थिंग्स। ये पॉइंट बी वाला सबको क्लियर है? बी वाला पॉइंट सबको क्लियर है? ओके अब हम आगे इसको डिफाइन कर रहे हैं। हाई अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस, बेसिकली लो अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस के ऊपर हम फोकस नहीं करेंगे। हम किस चीज के ऊपर फोकस करेंगे? हम हाई अनसर्टेनिटी के ऊपर फोकस करेंगे। अब यहां पर ये क्या कह रहा है? फॉर्मलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जहां पर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बिल्कुल फॉर्मल होगा, कौन किसको रिपोर्ट कर रहा है ये बात फिक्स्ड होगी। डिपेंड हेविली ऑन रूल्स एंड रेगुलेशन, हमने जो भी पॉलिसी बना दी है हम उस पॉलिसी को फॉलो करेंगे। डू नॉट लाइक एनीथिंग दैट डिविएट्स फ्रॉम एक्सेप्टेड नॉर्म्स, अब कोई अनएक्सेप्टेबल काम हम नहीं करेंगे। डिविएट करने का मतलब होता है जो टारगेट हमने सेट कर दिया है हम उसी को अचीव करने की कोशिश करेंगे, हम उससे चेंज नहीं कर सकते। यहां तक तमाम तर स्टूडेंट्स को क्लियर है बात जो की जा रही है? इज इट क्लियर टू एवरी स्टूडेंट? पक्की बात है? अच्छा, एक बात का मुझे और ऑनेस्टली जवाब दो। आलिया, नूर खान, इर्जा, फवाद, क्योंकि ये 4-5 बच्चे बेचारे पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं मुझे और मुझे जवाब भी दे रहे हैं। देखो, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम, अगर तुम लोग चाहते हो तो मैं यहां से आगे बढ़ सकती हूँ इंडिविजुअलिज्म एंड कलेक्टिविज्म पे। बेटा अगेन मुझे प्रॉब्लम नहीं है, आई हैव टाइम, आई डोंट हैव क्लास नाउ, अभी फौरन नहीं है, मेरी क्लास 1:30 बजे है, तो मैं 12:30 बजे भी निकलूंगी तो 1:30 बजे पहुंच जाऊंगी, क्योंकि वो मेरी ऑनलाइन मुझे कैंपस में जाके क्लास लेनी होती है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं। अच्छा,
कमिंग बैक टू द पॉइंट इज, अगर तुम लोग कहोगे तो मैं इंडिविजुअलिज्म एंड कलेक्टिविज्म के ऊपर जाऊंगी, और अगर तुम ये समझते हो कि इतना तुमने समझ लिया है और ये बहुत हो रहा है, तो वी विल स्टॉप हियर. यू गाइस टेल मी. ठीक है, यू गाइस टेल मी. नूर खान का जवाब आया इट्स एनफ. क्योंकि देखिए मैं, मुझे पता है मेरी स्पीड, हाँ थोड़ा सा ये एक थोड़ा सा मुझे भी पता है, इसलिए कि 1.5 घंटे के अंदर तकरीबन 2 घंटे का लेक्चर कवर हो जाता है. स्पीड माशाल्लाह तेज होती है और तुम लोगों को कोप करना होता है. तो अब ये है कि ठीक है, फिर हम इसको यहीं पे रोकेंगे. तो बेटा कल की क्लास हम इंडिविजुअलिज्म एंड कलेक्टिविज्म से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, लेकिन एक चीज का मुझे फेवर चाहिए तुम लोगों से, कि देखो मैं आधा घंटा पहले क्लास ओवर भी कर रही हूँ, वो प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन तुम लोगों ने क्या करना होगा, आर यू गाइस प्रिपेयरिंग साथ के साथ. देखिए आज हमने पेज नंबर 144 ऑफ दिस बुक से स्टार्ट किया था और हमने 150 यानी 6 पेजेस कवर कर लिए. तो मैं चाहती हूं कि तुम लोग रोज का काम रोज करो. तो विल यू बी एबल टू रीड ऑल दीज 6 पेजेस अगेन. एक दफा मैंने आपको समझा दिया, एग्जाम्पल्स दे दी, एक दफा आप खुद कर लोगे तो बात ज्यादा अच्छी, साथ के साथ करने में तैयारी हो जाती है और आपको आज की चीज आज ही समझ में आ जाएगी. अगर किसी स्टूडेंट को इसके अंदर सवाल आएगा तो व्हाट वी विल डू, पहले आप कल मुझसे इससे रिलेटेड सवाल कर लेना. ठीक है, डन हो गया, हो जाएगा ये काम. ठीक है, तो ये नूर खान और बाकी सारे स्टूडेंट्स, आलिया हो गई, इर्जा हो गई. अच्छा फवाद, तुम्हारे ऊपर थोड़ा सा मेरा फोकस बढ़ गया है बेटा. यू हैव टू वर्क रियली हार्ड, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट आई विल बी वेरी डेडली ऑनेस्ट. प्लीज डोंट टेक इट नेगेटिवली. मैं, मेरी पूरी दुआ है तुम्हारे साथ कि तुम पास हो जाओ, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे. लेकिन तुम थोड़ा सा इररिस्पॉन्सिबल हो और तुमने क्लासेस हर जगह मिस की हैं, चाहे वो फिजिकल क्लासेस में तुम मुझे ये टोपियां देते रहे कि मैं ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूँ. ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस में तुम इस तरह के सवाल लेकर आ रहे हो जो कि मुझे परेशान, सरप्राइज कर रहा है, मेरा खून खौला रहा है. तो बेटा तुम्हारे लिए इस वक्त पेपर में बैठने के लिए फोकस्ड होना बहुत जरूरी है. जो फोकस, मुझे अभी फोकस क्लियर नजर नहीं आ रहा है. ये वही वाली बात है कि तुम फॉर द सेक ऑफ मेकिंग एन अटेम्प्ट कि करके देख लेते, क्या पता निकल जाए. और क्योंकि एमसीक्यूज के अंदर थोड़ा होता ही है कि लक काम कर जाती. तुम इना मीना डी का भी करोगे या जय माता दी करके भी लगाओगे ना टिक, तो कहीं कहीं पे चांस होता है, लक काम आ जाती है. बट जो तुम्हारा फोकस है ना, प्लीज अभी तुम्हारे पास 1 हफ्ता टाइम होगा, मे बी आज तुम्हें डेट शीट वगैरह पता चल जाए. सो अब इस टाइम के अंदर थोड़ा सा सीरियस होकर के पढ़ लो. और बाकी ऑल द बेस्ट. किसी भी जगह पे अगर आपको हेल्प की जरूरत हो, कोई भी क्वेश्चन हो, यू कैन ड्रॉप मी पर्सनल मैसेज एंड आई विल ट्राई टू आंसर. ठीक है जी, फिर आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं. इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात होती है. अल्लाह हाफिज.